हेलो एवरीवन। आपने देखा होगा कि आप लाख तैयारी भी करते हैं। अक्सर कहते हैं कि ग्रुप डिस्कशन हुआ, उसमें मैं सफल नहीं हो पाया, या साक्षात्कार के समय, इंटरव्यू के समय कुछ पूछे गए प्रश्नों का मैं सही जवाब शायद नहीं दे पाया, या आपको लगता है कि हमने जवाब तो अच्छा दिया लेकिन मुझे मार्क्स अच्छे नहीं मिले, या ग्रुप डिस्कशन के समय भी कुछ टॉपिक्स पे आपने बोला ज़रूर, आपको लगता है कि आपने बहुत अच्छा बोला, उसके बाद भी आपको सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों इसलिए होता है कि सब्जेक्ट का कई बार आपको डेप्थ में नॉलेज नहीं होता है, वो क्या कहना चाहता है, व्हाट इज़ कंसेप्ट बिहाइंड दैट, वो आपको मालूम नहीं होता है। तो यही आपके फेलियर का रीज़न हो जाता है। तो आज हम जिस टॉपिक पे यहाँ पे खैर चर्चा करने जा रहे हैं, हमने इस पॉइंट को चीज़ों को क्यों पॉइंट आउट किया है, ये टॉपिक जो है बेसिकली इसी चीज़ पर निर्भर ही है, इसका आधार ही यही है। क्योंकि हम यहाँ जो चर्चा करने जा रहे हैं, पहली चीज़ क्या है, वो वैश्वीकरण। किसके संदर्भ में? भारत के संदर्भ में विशेष रूप से बातें करने जा रहे हैं। तो आप सोचेंगे कि भारत के संदर्भ में वैश्वीकरण की बातें, अर्थव्यवस्था की बातें कर रहे हैं, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क बहुत बड़ा पड़ता है। क्योंकि हर जगह आपसे किसी भी चीज़ पर अगर चर्चा करने की बात की जाती है, तो वहाँ पर आपसे ये देखा जाता है कि इंडिया के रेफरेंस में, वर्ल्ड के रेफरेंस में आपके पास कितनी सोशियो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, और सामाजिक आर्थिक दशा ही सुधारने के लिए तो पूरा विश्व काम कर रहा है। उसी के आधार पर हम कहते हैं कि दीज आर डेवलप्ड कंट्री, दीज आर डेवलपिंग कंट्री, ऑन अदर हैंड ऐसे कि दीज आर पुअर कंट्री। क्योंकि हम उनकी अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा करते हैं। अब प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि पहले वैश्वीकरण, तो वैश्वीकरण क्या है? पहले वैश्वीकरण को, किसी चीज़ को अगर हम ले करके, चाहे वो सांस्कृतिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, अगर हम पूरे विश्व को एक सूत्र में बांध सकें, जहाँ पर कि हम एक दूसरे को इंटरेक्ट कर सकें, हम एक दूसरे को समझ सकें, तो वो चीज़ क्या होगी? वो वैश्वीकरण होगी। लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलरली हम अर्थव्यवस्था के संदर्भ में बातें करने जा रहे हैं। मतलब क्या है? इकोनॉमिक्स के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, उसके संदर्भ में हमें चर्चा करना है। जिन चीज़ों की हमने पहले चर्चा किया कि चाहे वो सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, अदर थिंग्स, ये इस टॉपिक का विषय नहीं है। लेकिन वैश्वीकरण क्या है? जैसे कहते हैं वसुधैव कुटुम्बकम, कि अगर विश्व को हम एक सूत्र में बांध सके, तो हम एक दूसरे को भाई के रूप में जानेंगे। तो भाई के रूप में जब जानेंगे, कुटुंब है ना, तो हम एक दूसरे की चीज़ों को समझेंगे तो वहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट की चीज़ें नहीं आ सकती हैं। खैर, हम बहुत ज़्यादा उस पर चर्चा नहीं करने चाहते हैं, क्योंकि ये टॉपिक जो है बहुत लंबा हो जाएगा। दूसरी बात यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि देखिए, इस टॉपिक में अर्थव्यवस्था के संदर्भ में चर्चा किया गया है, और इसलिए मैं इसको बहुत तेज़ी से पढ़ाऊँगा। इसमें ज़्यादातर पॉइंट्स वो नहीं हैं जो कि आपको प्री के एग्ज़ाम के लिए या बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। हाँ, उसमें रीजन एसेसन के क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा उलझा सकता है, जहाँ पर कि बताया जाएगा कथन ये है, तो आपको वहाँ पे अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है, ओनली देन यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, है ना। मतलब क्या हुआ? अनलेस अंटिल यू नो द एग्जैक्ट मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ द चैप्टर, you will not be able to solve this thing. ओके, खैर, लेट अस कम टू द पॉइंट। अर्थव्यवस्था क्या वो कह रहे हैं, ये की वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ आएगी वैश्वीकरण के संदर्भ में, जो कि टॉपिक के बाद बीच में आएगा, लेकिन उसको मैं सबसे पहले चर्चा करना चाहता हूँ कि वैश्वीकरण की शुरुआत कहाँ से होती है। सबसे पहले तो ये था
कि हमारे पास जो है वर्ल्ड ट्रेड मतलब क्या है कि हमारे पास कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जिससे कि हम विश्व में एक आधारभूत संरचना को मान सकते थे। इसके लिए हमारे पास केवल गेट ऐसी चीज़ थी। गेट क्या थी? जनरल एग्रीमेंट ऑन व्हाट? एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जो कि 1 जनवरी 1948 को अस्तित्व में आया। लेकिन इसने क्या किया कि विश्व व्यापार को संतुलित नहीं किया। मनमाने ढंग से लोग व्यापार करते थे, मनमाने ढंग से देश टैरिफ लागू करती थी। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि लगा कि नहीं, ऐसा कुछ बनाया जाए सिस्टम जिससे कि हम इसको एक यूनिफाइड तरीके से काम कर सके। और वो यूनिफाइड का मतलब क्या हुआ कि वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। तो इसके सूत्रपात किसने किया? ये थे मिस्टर आर्थर डंकल। आर्थर डंकल लोग थे, ये एक्चुअली जो इनका ओरिजिनली बेसिकली ये पुर्तगाली थे, लेकिन ये स्विट्ज़रलैंड में रहते थे और ये गेट के डायरेक्टर थे। तो इन्होंने क्या किया, एक प्रस्ताव लाया, उसको कहते हैं डंकल प्रस्ताव, इसीलिए इनके नाम पे, आर्थर डंकल के नाम पे। तो वो प्रस्ताव जब लाए ये, तो उस पर चर्चाएं शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि व्यापार को हम इस तरीके से करें कि एक निर्बाध गति से व्यापार होता रहे और विश्व जो है, वर्ल्ड जो है, खुद में एक कॉमन ट्रेड सेंटर बन जाए। न कि ये है कि ये यूनाइटेड स्टेट्स का मार्केट है, यहाँ पे जो हो रहा है अमेरिका का है, नेपाल का है। ग्लोबल मार्केट दे वांटेड टू क्रिएट। तो अब इसकी शुरुआती कैसे होती है? इसकी शुरुआती होती है उरुग्वे के पुंटा डेल शहर में 1986 में फर्स्ट टाइम इसकी वार्ता किया गया और करीब इसमें 100 से ऊपर देश थे। अल्टीमेटली तो 123 देशों ने साइन किया था। लेकिन अब इसको कहते हैं उरुग्वे राउंड टॉक। ये बहुत फेमस रहा है, आज के संदर्भ में तो मैं नहीं कर रहा हूँ। उरुग्वे राउंड टॉक में क्या होता था कि हर देश के, भारत भी उसका संस्थापक देश था, हर राउंड में लोगों से चर्चा होती थी। चर्चा होने के बाद कुछ न कुछ फाइंडिंग आती थी जिसको कहते हैं मिनट्स। हाँ, ये किया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। एक ही राउंड में चीज़ों को कंक्लूड नहीं किया जा सका। क्यों? क्योंकि भाई हर एक की अपनी समस्याएं थी, हर एक पॉइंट को रख रहे थे लोग कि ये होगा तो ये कैसे होगा, ये होगा तो ये कैसे होगा। अल्टीमेटली क्या हुआ कि 8वें राउंड में एक आम सहमति बन गई, जनरल एग्रीमेंट हो गया, है ना, कि भाई ये इसका फाइनल ड्राफ्टिंग है। और उस ड्राफ्टिंग को है मराकश, मोरक्को में इसको पास किया गया। और क्या हुआ तक 1994 में एक समझौते के तहत इस पे 123 देशों ने 15 अप्रैल को साइन कर दिया। और जब साइन कर दिया तो 1995 में ये अस्तित्व में आ गया। इसमें क्या हुआ कि अब इसमें किया क्या गया, इसमें अलग अलग देशों के बीच में व्यापार, निवेश, तकनीकी और सेवाओं के आदान प्रदान की एक कॉमन प्लेटफॉर्म तैयार किया गया, जहां पर कि कोई भी एक दूसरे से बंधा न हो। और इसे ही क्या कहा गया, वैश्वीकरण किया गया। मतलब कि सब एक दूसरे से, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे सर्विस हो, जो कुछ भी, वॉट एवर इट मे बी, उनके साथ एक कॉमन कॉन्सेप्ट बना कि उनको आपस में कोऑपरेट करना है, कोई किसी पे बाधा नहीं लगा सकता है। जैसा कि टैरिफ की बातें हैं, आजकल आपने देखा होगा कुछ दिन पहले जैसे कि चाइना में और अमेरिका में टैरिफ वॉर हुआ, फिर क्या कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पे भी टैरिफ वो किया, काफ़ी इम्पोज किया अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए, है ना। तो लेकिन वो चीज़ों को बंद नहीं कर सकते थे कि हम अमेरिका में सामान को बेचेंगे नहीं, है ना। कुछ प्रतिबंध होते हैं, कभी कभी रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं, लेकिन वो केस अलग होता है, ठीक है। अब क्या है कि इस वैश्वीकरण का कैसे हुआ क्या,
वैश्वीकरण क्यों संभव हो सका, पहले ज़माने में क्यों नहीं था? ये जो है इसलिए हो सका क्योंकि इंटरनेट, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन सिस्टम की वजह से हुआ। सेकेंडली, लॉजिस्टिक मतलब परिवहन या ट्रांसपोर्ट की भी तमाम सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध हो गई। उससे क्या हुआ कि हम एक दूसरे से आसानी से सब ट्रेड कर सकते थे, एक दूसरे से जुड़ सकते थे। तीसरी तरफ और एक बात इम्पॉर्टेंट क्या है कि इसमें क्या है, सरकारी नीतियाँ मतलब गवर्नमेंट पॉलिसी को भी लिबराइजेशन, उनको भी कहा गया कि आप लिबरल करिए। आप रिस्ट्रिक्शन नहीं कि आपने कहा कि हम ना हमारे जैसे बेचोगे तो हम 100% टैरिफ लगा देंगे टैग, और तो हम बेचेंगे तो आप हमारे 5% लगा दिया। डैट मीन्स यही चाइना और उसमें क्या कहते हैं अमेरिका में, बाद में अमेरिका इंडिया में भी टैरिफ का वार हुआ था। ठीक है, माना कि वो सब चीज़ें अलग हो गई है। ठीक है, तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि वैश्वीकरण क्या है अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। क्यों, अब आप देखेंगे कि मैं टॉपिक की बातें बहुत ज़्यादा अभी नहीं किया, और इन्हीं चीज़ क्योंकि मैं चाहता था कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो और फिर एट ए ग्लेंस चीज़ों को मैं तेज़ी से पढ़ाता चलूँ, क्योंकि इसमें ऐसी पॉइंट कोई नहीं है जिसको कि मैं बार बार दोहराऊँ। आज के विश्व में उपभोक्ता के रूप में हम में से कुछ के सामने वस्तुओं और सेवाओं का विस्तृत विकल्प है। विश्व के शीर्षस्थ निर्माताओं द्वारा निर्मित डिजिटल और कैमरे, मोबाइल फ़ोन और टेलीविज़न के नवीनतम मॉडल हमारे लिए सुलभ हैं। हमेशा भारत की सड़कों पर गाड़ियों के नए नए मॉडल देखे जा सकते हैं। वो दिन गुजर गए जब भारत की सड़कों पर केवल एम्बेसडर और फिएट कारें ही दिखाई देती थी। आज भारत विश्व की लगभग सभी शीर्ष कंपनियों द्वारा निर्मित कारें खरीद रहे हैं। उनके दूसरी वस्तुओं के ब्रांडों में भी इसी प्रकार की तीव्रता देखी जा सकती है, कमीज़ों से लेकर टेलीविज़न और प्रसंस्कृत फलों के रूप में, के रस के रूप में। अब कहते क्या है कि पहले ये था कि चूँकि ग्लोबलाइजेशन नहीं था, मार्केट नहीं था, तो हमारे पास एक लिमिटेड ऑप्शन था कि जो इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा है हम उसी को जानते तो उन्हीं को इस्तेमाल करते। ग्लोबलाइजेशन का असर क्या हो गया कि वर्ल्ड की जितनी भी बेस्ट चीज़ है हम वो इंडिया में आनी शुरू हो गई। मतलब क्या है कि हम हर एक इन्वेंशन, डिस्कवरी के बारे में जानकारी हो गई, और जो भी लेटेस्ट प्रोडक्ट थे, लेटेस्ट रिसर्च थे, उनका फ़ायदा हमको मिलना शुरू हो गया। दूसरी तरफ क्या था, एक चीज़ और बताऊं कि डंकेल का काफ़ी लोगों ने विरोध भी किया था, लेकिन डंकेल इस पर में प्रस्ताव में अच्छा इसलिए रहा क्योंकि देखिए आपको एक चांस मिलता है कि आप वर्ल्ड के साथ अपने को कॉम्पीट कर सकें। हम कहेंगे भाई कि अमेरिका के टेलीविज़न, जापान के टेलीविज़न इंडिया में बहुत सस्ते हैं, हमारे टेलीविज़न बिकेंगे ही नहीं। अरे भाई नहीं बिकेंगे ये कोई रीज़न नहीं। आप अपनी भी क्वालिटी, अपनी भी टेक्नोलॉजी को तो अपग्रेड करिए, तभी तो आप उनके पैरेलल जा पाएंगे। ठीक है, अब वही कह रहा है कि ग्लोबलाइजेशन का ये असर हुआ कि आपको मार्केट में सब चीज़ें उपलब्ध मिल रही हैं, नई नई गाड़ियाँ मिल रही हैं। क्यों मिल रही भाई? क्योंकि विदेशी कंपनियां इंडिया में आ गई, वो अपने अच्छे प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। हमारे पास भी जो अच्छे प्रोडक्ट हम विदेशों में बेच रहे हैं। पहले क्या था, ओपन मार्केट था ही नहीं। ठीक, हमारे बाज़ारों में वस्तुओं के बहुव्यापी विकल्प अपेक्षाकृत नवीन परिघटना है। 2 दशक पहले भी आपको भारत के बाज़ारों में वस्तुओं की ऐसी विविधता नहीं मिलती। कुछ ही वर्षों में हमारा बाज़ार पूर्णतः परिवर्तित हो गया। हम इस तीव्र परिवर्तन को कैसे समझ सकते हैं? ऐसे कौन से कारक हैं जो इन परिवर्तनों को ला रहे हैं, और ये परिवर्तन लोगों का जीवन किस प्रकार से प्रभावित कर रहे हैं? इस अध्याय में हम इन पर विचार करेंगे। अब देखिए, दिखा रहा है मार्केट का सीन, दिखा रहा है वो कि आज आपके पास लिमिटेड ऑप्शन नहीं है। आप मार्केट चले जाइए, सोनी की टीवी लिए, सैमसंग की टीवी लिए, आप जो है क्या नाम है कि कोई मर्सिडीज़ लीजिए, BMW लीजिए, मतलब XYZ जो कुछ भी आपको चाहिए सामान वर्ल्ड लेवल की, वो आपके मार्केट में उपलब्ध है। आपके पास सभी ऑप्शन है। ये कैसे संभव हो सका? संभव वही बात पर फिर से मैं दोहरा रहा हूँ कि ड्यू टू डंकेल प्रपोजल, है ना। क्योंकि उसी के बाद वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ने एक आधार बना दिया किसके लिए?
ग्लोबल मार्केट के लिए। ग्लोबल मार्केट जब बन गया है तो सब फ्री है, तुम जो तुम्हारा सामान जहाँ भी जैसे है बेचो खरीदो। तो हमारे पास वर्ल्ड की सभी अच्छी चीज़ें उपलब्ध हो गई और वर्ल्ड के सभी देशों को जो कि WTO के मेंबर हैं उनके लिए एक रास्ता खुल गया कि वर्ल्ड में जो सामान जैसे सस्ता अच्छा मिलता है वो खरीदें, उनके पास ऑप्शन खुल गए। वो इसी की चर्चा कर रहे हैं। अंतर्देशीय उत्पादन, अंतर्देशीय मतलब क्या, देशों के बीच है ना, वो अंतर्देशीय नहीं इनलैंड, ठीक है। 20वीं शताब्दी के मध्य तक उत्पादन मुख्यतः देश की सीमाओं के अंदर ही सीमित था। इन देशों की सीमाओं को लांघने वाली वस्तुओं में केवल कच्चा माल, खाद्य पदार्थ और तैयार पदार्थ ही उपलब्ध थे। मतलब क्या कहता है कि जो कुछ भी आपका प्रोडक्शन था, है ना, वो प्रोडक्शन किस पे केवल निर्भर था कि जो देश के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है वही आपको दैट यू हैव टू यूज़ दैट, है ना। लेकिन वो कहता है केवल सीमाओं को लाना, मतलब कि आप अगर ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो आपके देश के बाहर कैसे कच्चा माल, खाद्य पदार्थ और तैयार उत्पाद ही थे जो कि देश के बाहर थे। ब्रिटिशर्स थे, इंडिया का जो अच्छा सामान था अपने देश में ले जाते थे, लेकिन वो ग्लोबलाइजेशन का पार्ट नहीं था। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपनी मार्केट को खोल दिया, बस इनको सामान को ले जाते थे। जैसे मान लीजिए कि कपास है, ले गए वहाँ पे, इंडिगो ले गए, अपना कपड़े भी इस्तेमाल करते थे। तो ये क्या चीज़ है, मतलब कि देश के बाहर अगर कोई चीज़ गई है तो इसी तरह की चीज़ें गई थी, न कि उनकी सुख सुविधाएँ हमारे देश के अंदर आई। भारत जैसे उपनिवेशों से कच्चा माल एवं खाद्य पदार्थ ही निर्यात होते थे और तैयार वस्तुओं का आयात होता था। अब इंटरेस्ट ये तो खैर अलग मैटर हो गया कि भाई जो सामान बन के आता था वो इंडिया बेचना पड़ता था, खरीदना बेचते थे। व्यापार ही दूरस्थ देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य जरिया था। यह बड़ी कंपनियां, जिन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं, के परिदृश्य पर उभरने से पहले का युग था। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक से अधिक देशों के उत्पादन पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन प्रदेशों में कार्यालय तथा उत्पादन के लिए कारखाने स्थापित करती है जहां उन्हें सस्ता श्रम एवं अन्य संसाधन मिल सकते हैं। उत्पादन लागत में कमी करने तथा अधिक लाभ कमाने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसा करती हैं, जिसके निम्न उदाहरण पर विचार करते हैं। अब बहुराष्ट्रीय वर्ड ही क्या, बहुधाती, ऐसी कंपनियां जो कि एक से अधिक देशों में काम करती हों प्रोडक्शन के समय। जैसे मान लीजिए कि सैमसंग है, अब सैमसंग कंपनी जो है केवल इंडिया में थोड़ी काम करती है। ऐसा थोड़ी कि आपको सैमसंग का टीवी या सैमसंग का मोबाइल को इंडिया में मिलेगा। चाइना में भी है, कोरिया में भी है, अमेरिका में भी है, जापान में भी है। तो कहने का मतलब कि जब वो अपने देश से निकले, एक से अधिक देशों में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, तो दैट टाइम दे बिकेम अ मल्टीनेशनल कंपनी, वो बहुराष्ट्रीय कंपनी हो गई। और वो फ्री भी है। फ्री कैसे हैं कि वो उनको जहाँ पर भी जो सामान को लगता है कि हम इसको यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि उनको लगा कि हमारे देश में जो है लेबर कास्ट बहुत अधिक है, मार्केट भी छोटी है, तो वो ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पर कि उनको सस्ता लेबर मिल जाए और मार्केट में सामान बिकने का भी काफ़ी उनको रास्ता मिले। जैसे आजकल मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, जो कोई रिलेवेंट टॉपिक है। आपने देखा कंप्यूटर साइंस की बातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। क्यों ऐसा होता है? इसलिए इंडिया में बहुत ज़्यादा जॉब मिल रही है, क्योंकि जो अमेरिका ऐसी कंपनियां हैं वहाँ पर लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमसे बहुत अच्छा है, तो वो लोग कम पैसे में काम नहीं कर सकते हैं, है ना। तो अगर वो $100 उनको चाहिए तो इंडिया कंपेटिटिव $10 में भी हम लोग खुश हो जाते हैं कि चलो भैया हमको जॉब मिल गई, हम काम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि उनकी $90 की इंस्टेंट सेविंग हो गई। दूसरी तरफ क्या है, उनको बड़ा सा मार्केट में इंडिया मिल गया, 1 अरब 40 करोड़ लोग के बीच में सामान बेचने के लिए मिल गया। यूनाइटेड स्टेट्स में कितने लोग को बेचेंगे? 30-32 करोड़ तो लोग है ही है। तो अब क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग देशों में अपने प्रोडक्ट को बनाती हैं और बेचती हैं। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा उत्पादन का विस्तार
औद्योगिक उपकरण बनाने वाली एक बहुराष्ट्रीय कंपनी संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुसंधान केंद्र में अपने उत्पादों का डिजाइन तैयार करती है। अब देखिए है ना, उसके पुर्जे चीन में निर्मित होते हैं, फिर इन्हें जहाज़ से लादकर मैक्सिको और पूर्वी यूरोप में ले जाया जाता है, जहां उपकरण के पुर्जों को जोड़ा जाता है और तैयार उत्पाद को विश्व भर में बेचा जाता है। इस बीच कंपनी की ग्राहक सेवा का भारत स्थित कॉल सेंटरों के माध्यम से संचालन किया जाता है। अब देखिए कितना रोल हो गया, कहाँ पर उन्होंने अपनी सुविधा के हिसाब से कैसे किया। रिसर्च कहाँ पर, प्रोडक्ट का रिसर्च कहाँ, यूनाइटेड स्टेट था अमेरिका में। इन्होंने लगा कि ये सामान बन गया, अब हमें बनाना है। तो अब उन्होंने कहा कि जो सामान बन गया, छोटे पुर्जे कहाँ बनाना शुरू किया, चाइना में, उसके पार्ट्स में। फिर क्या है, उनको उन्हीं सब सामानों को ले जा करके फिर मैक्सिको और यूरोप में लाकर उनकी असेंबलिंग हो गई। फिर जो प्रोडक्ट बन गया वो प्रोडक्ट वर्ल्ड में वो बेच रहे हैं। ऐसे मल्टीनेशनल कंपनी काम करती हैं। अब यहाँ पर देखिए ग्राहक सेवा केंद्र, वो दिखा रहा है कि कॉल सेंटर में लोग बैठे रहते हैं। और इस कॉल सेंटर के बारे में अक्सर जानते हैं, कॉल सेंटर से फ़ोन आता है, आपको कोई प्रोडक्ट आता है तो वो बताते हैं कि ये करना है, ऐसे करना है, या आपको कोई कंप्लेन हो तो भी बताते हैं। कॉल सेंटर पर लोग बैठे थे 24/7। कहता है ये बेंगलुरु स्थित एक कॉल सेंटर जो पर्याप्त दूरसंचार सुविधाओं, इंटरनेट सुविधा, ये विदेशी ग्राहकों को सूचना मदद उपलब्ध करता है। अब क्या है कि इनसे जो है पूरे वर्ल्ड में इंफॉर्मेशन जो है हर तरह के, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये सैमसंग कंपनी का है, अब सैमसंग से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो इस कॉल सेंटर में किसी भी एक आदमी से कॉन्टैक्ट करके वर्ल्ड के किसी भी इलाके में भेजा सकता है। या जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है इंटरनेट के थ्रू या टेलीफोनिक टॉक जैसे भी हो, मतलब कि वो संभव है कि वर्ल्ड के किसी कोने में वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और यही चीज़ जो है, यही वैश्वीकरण है चीज़ों का। विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना। सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करना चाहती हैं जो बाजार के नज़दीक हो और कम लागत पर कुशल और अकुशल श्रम उपलब्ध हो, जैसा मैंने बताया, जहां उत्पादन के अन्य कारकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो। साथ ही बहुराष्ट्रीय कंपनियां सरकारी नीतियों पर भी नज़र रखती हैं, जिसको कि मैंने कहा इक्विलिब्रिएशन है ना, जो उनके हितों का देखभाल करती हैं। और बाद में इस अध्याय में सरकारी नीतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। इन परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के बाद बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन के लिए कार्यालयों और कारखानों की स्थापना करती है। बहुराष्ट्रीय कंपनी जब किसी देश में जाती है तो पहले वो देखती है कि उनके लिए अनुकूल वातावरण है कि नहीं है, है ना, क्योंकि उनका काम तो लाभ कमाना है। अगर उनको लगता है कि नहीं, सभी कॉर्नर से उस देश में उनके प्रोडक्ट को बनाना या बेचना संभव है, तभी वो वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर कंपनी या फैक्ट्री जो कुछ भी होता है इस्टेब्लिश करते हैं। इन परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के बाद बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन के लिए कार्यालयों कारखानों की स्थापना करती है। परिसंपत्तियों जैसे भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को निवेश कहते हैं। अब निवेश क्या होता है? इन्वेस्टमेंट होता है। कहीं भी आप पैसा खर्च करते हैं, सामान भी, तो मतलब कंपनी के इंटरेस्ट पे का। अगर आपने भी सोचा कि चलो भाई मैं कुछ ज़मीन खरीद लेता हूँ, अभी मेरा पैसा है, तब रेट अधिक होगा तो मैं इसको बेच दूंगा, तो दैट इज़ नोन एज इन्वेस्टमेंट, जिसी को निवेश कहते हैं। वर्ड डेफिनेशन इस पर ओनली नॉट एप्लीकेबल है कि इनको निवेश क्यों कहते हैं। यही निवेश होता है जो कि ये कंपनियां कहती है। एक छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया। अब देखिए फिर से वहाँ पे आते हैं ना, इसको हमने ज़रा सा आगे जानबूझ करके आपको बताया था। अब फिर से हम बैक पे आ जाते हैं। कहता है कि उसके पहले की बात उसने किया था कि इस उदाहरण में बहुराष्ट्रीय कंपनी केवल वैश्विक स्तर पर ही अपना उत्पादन तैयार नहीं करती है, बल्कि अधिक महत्वपूर्ण यह है कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन विश्व स्तर पर कर रही हैं। परिणामतः उत्पादन प्रक्रिया क्रमशः जटिल से संगठित हुई। उत्पादन प्रक्रिया छोटे भागों में विभाजित है और विश्व भर में फैली हुई है। उन पर दिए गए उदाहरण में चीन में एक सस्ता विनिर्माण केंद्र होने के लाभ प्रदान करता है। मैक्सिको और पूर्वी यूरोप
अमेरिका और यूरोप के बाजारों में अपनी निकटता के कारण लाभप्रद है। भारत में अत्यंत कुशल इंजीनियर उपलब्ध हैं जो उत्पादन के तकनीकी पक्षों को समझ सकते हैं। यहाँ अंग्रेजी बोलने वाले शिक्षित युवक भी हैं जो ग्राहक देखभाल सेवाएं उपलब्ध करा सकते हैं। ये सभी बहुराष्ट्रीय कंपनी की लागत का लगभग 50 से 60% बचत कर सकती है। अतः वास्तव में सीमाओं के पार बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन प्रक्रिया के प्रकार से असीमित लाभ हो सकता है। हमने आगे जाकर पढ़ा था कि आपको बैंक में क्यों ले आए हैं। वो इसीलिए ले आए हैं कि आपको जो चीज़ आगे दिख रही है कि वो क्यों ऐसा करते हैं, तो उसका जवाब पहले ही उन्होंने दे दिया है कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। अब आइए हम इस पर थोड़ा विचार करते हैं। अब देखिए फिर से यहाँ पर हम आ जाते हैं। कहते हैं कि एक ब्रांड केवल लेबल यह दर्शाने के लिए कुछ कहते हैं, एक ब्रांड लेबल पर मेड इन थाईलैंड लिखा है परंतु उसमें से एक भी थाई उत्पाद नहीं है। हम विनिर्माण प्रक्रिया का विश्लेषण करते हैं और प्रत्येक चरण में सर्वोत्तम निर्माण को देखते हैं। हमें इसी विश्व स्तर पर कह रहा है, जैसे वस्त्र निर्माण में कंपनी में कोरिया से सूत ले सकती है। अब वही कह रहे हैं कि देखिए पहले तो ये होता था कि कोई भी सामान जिस देश में बनता था तो सब कुछ वहाँ का ही होता था, लेकिन आज की डेट में क्या है, कुछ सामान कहीं बन रहा है, कुछ सामान कहीं बन रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं होता। फाइनल असेंबलिंग जहाँ पर होती है उसी पर वो स्टैंप लगा देते हैं। इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा आगे जा कर के बैग को ले जा रहा हूँ था। अब आइए फिर से हम वहाँ पे आते हैं। कभी कभी बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन देशों को स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करती हैं। संयुक्त उत्पादन से स्थानीय कंपनी को दोहरा लाभ होता है। पहला, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अतिरिक्त निवेश के लिए धन प्रदान कर सकती हैं, जैसे कि तीव्र उत्पादन के लिए मशीनें खरीदने। दूसरा, बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन के नवीनतम प्रौद्योगिकी को अपने साथ ला सकती हैं। हम आगे जाकर के पीछे चैप्टर में जानबूझ करके पढ़ने पर आए थे, उसका पर्पज़ क्या था। अब देखिए क्या कह रहा है, बेहतर माहौल, अधिक मजदूरी। यहाँ पर ये इन्वेस्टर है, हम इस कारखाने को दूसरे देश में स्थानांतरित कर रहे हैं, यहाँ पर ये खर्चीला हो गया। अब देखिए एक इन्वेस्टर है, मालिक है, वो कह रहा है कि यहाँ पर क्या है कि बेहतर माहौल भी है, बेहतर मजदूरी भी है। कहता क्या है कि अब यहाँ पे से हम जो है दूसरी जगह पर ले जाने को तैयार हैं। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि अनुकूल परिस्थितियाँ हमारे पास इन देशों में हो सकती हैं। क्योंकि वो कह रहा है कि बेहतर माहौल तो है, लेकिन यहाँ खर्चीला हो गया है। खर्चीला होने का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि उसको कम लाभ प्राप्त हो रहा है। माहौल तो ठीक है इतने लोगों के साथ, लेकिन जब कम लाभ प्राप्त हो रहा है तो कह रहा है कि नहीं भैया, अब इस कंपनी को हम इस देश में नहीं रखेंगे, दूसरे देश में लेकर चलेंगे। वो उन्हीं बातों कर रहा है। दूसरी बात ये भी कर रहा है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है वो कभी ऐसा नहीं कि केवल अपना सब कुछ अपना सिस्टम रखती हैं, ऐसा नहीं है। कभी कभी वो लोकल तो कंपनी जो उससे रिलेटेड होती है उनसे भी कोलैबोरेशन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम होता है कि ऑलरेडी उस देश में इस्टेब्लिश है, उनकी पहचान है, वो लोग काम कर रहे हैं। अगर इनके साथ हम जुड़ करके टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, मतलब क्या है, टेक्नोलॉजी को और अपग्रेड कर देंगे तो हमारा प्रोडक्ट बेचने में हमको ऐड करने की कोई ज़रूरत ही शायद नहीं पड़े, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे चीज़ें हैं। बस ये है कि हम उनके स्थानीय कंपनियों के साथ जुड़ करके उसको और ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हम आगे ले जा रहे हैं, जो कि चीप एंड बेस्ट है। लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश का सबसे आम रास्ता स्थानीय कंपनियों को खरीदना और उसके बाद उत्पादन का प्रसार करना है। अपार संपदा और बहुराष्ट्रीय कंपनियां यह आसानी से कर सकती है। उदाहरण के लिए एक बहुत बड़ी अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी कारगिल फूड्स
कारगिल फूड्स, देखिए इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, इसकी पॉइंट का ध्यान दिया। कारगिल फूड्स ने परक फूड जैसी छोटी भारतीय कंपनियों को खरीद लिया। परक फूड्स ने भारत के विभिन्न भागों में एक बड़ा विपणन क्षेत्र तैयार किया था, जहां उसके ब्रांड काफ़ी प्रसिद्ध थे। परक फूड्स के 4 तेलशोधक कारखाने तेलशोधक केंद्र भी थे, जिस पर अब कारगिल का नियंत्रण हो गया। अब कारगिल 50 लाख पैकेट प्रतिदिन निर्माण क्षमता के साथ भारत में खाद्य तेलों की सबसे बड़ी उत्पादन कंपनी है। अब वो एग्जाम्पल दे रहा है कि कभी कभी ये स्थानीय कंपनियों को सीधे खरीद लिया। परक का उसने उदाहरण दिया, कारगिल फूड्स ने परक को खरीद लिया। अब यहाँ पर उनको क्या फ़ायदा हुआ है? एक तो परक के प्रोडक्ट बिकने बंद हो गए, परक के नाम से कोई प्रोडक्ट बिकेगा नहीं। दूसरा क्या था कि इनकी जो है गुणवत्ता परक से बहुत अधिक अच्छी थी। तीसरी बात क्या था, ये सस्ते में अच्छे में, परक को क्या फ़ायदा, परक तो कंपनी तो बिक गई। अब इनको अपने परक को जोड़ते हुए मार्केट इनका ऑलरेडी इस्टेब्लिश था, परक फूड्स का मार्केट था। बस इनको क्या था, उन्हीं मार्केट में अपनी चीज़ों को तेज़ी से उन्होंने कम और अच्छे पैसे में अच्छी चीज़ को उपलब्ध कराना शुरू कर दिया। उसका उदाहरण दिया कि मल्टीनेशनल कंपनी कैसे काम करती है। वास्तव में कई शीर्षक बहुराष्ट्रीय कंपनियों की संपत्ति विकासशील देशों की सरकारों के संपूर्ण बजट से अधिक है। ऐसी अपार संपत्ति वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों की शक्ति और प्रभाव पर विचार करें। जैसे कि आप देखिए, सैमसंग हुआ, एलजी हुआ, ये सब इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं कि इनका टर्नओवर कई जो छोटे मोटे कंट्रीज़ हैं, भी डेवलपिंग मतलब पुअर की बात छोड़ी, डेवलपिंग कंट्रियों का भी जो बजट है, उनका बजट है, उनसे भी अधिक इनका टर्नओवर होता है। इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरीके से काम करती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक अन्य तरीके से उत्पादन नियंत्रित करती हैं। विकसित देशों की बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादकों को उत्पादन का ऑर्डर देती हैं, जैसे वस्त्र, जूते, चप्पल एवं खेल के सामान। ऐसे उद्योग हैं जहां विश्व भर में बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों द्वारा उत्पादन किया जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को इन उत्पादों को आपूर्ति की जाती है, फिर इन्हें अपने ब्रांड के नाम से ग्राहकों को बेचती है। इन बड़ी कंपनियों में दूरस्थ उत्पादकों के मूल्य, गुणवत्ता, आपूर्ति और श्रम शर्तों का निर्धारण करने के लिए प्रचंड क्षमता होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां कई तरह से अपने उत्पादन कार्य का प्रसार कर रही हैं और विश्व के कई देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ पारस्परिक संबंध स्थापित कर रही हैं। स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी आपूर्ति के लिए स्थानीय कंपनियों का इस्तेमाल कारक और स्थानीय कंपनियों से निकट प्रतिस्पर्धा करके अथवा उन्हें खरीद कर बहुराष्ट्रीय कंपनियां दूरस्थ स्थानों के उत्पादन पर अपना प्रभाव जमा लेती हैं। परिणामतः दूर दूर स्थानों पर फैला उत्पादन परस्पर संबंधित हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर वो चीज़ दिखा रहे हैं। अब देखिए कह रहा है कि लुधियाना के एक घर में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए फुटबॉल निर्माण का चित्र। अब देखिए एक बहुराष्ट्रीय कंपनी ने क्या की, इन्होंने ऑर्डर दे दिया जैसे कि भैया हमको इतना इतना सामान चाहिए, 50 फुटबॉल चाहिए, इतना चाहिए। अब ये घरों घरों में बन रहा है, लेकिन ये बेचने जाएंगे तो न तो ये बेच पाएंगे, न इनके पास कोई मार्केट है। लेकिन ऐसे कई जगहों पे काम होता रहता है और काम होने के बाद एक सेंट्रलाइज प्लेस पे इन चीज़ों को पहुंचा दिया जाता है। अब फिनिशिंग का काम करके बहुराष्ट्रीय कंपनियां, बनाया किसने, लुधियाना की एक महिला ने बनाया, लेकिन वो मेड इन ये करके या अपनी कंपनी का नाम डाल देते हैं। मेड इन तो रहेगा ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट का ब्रांड का नाम उनका अपना चलेगा कि ये हमारा ब्रांड है। अब इस तरीके से देखिए कि इनको कम पैसे में यहाँ पर सब कुछ, लेकिन जब वो ब्रांड बड़ा बन गया तो सामान आसानी से बिक गया। दूसरी तरफ क्या है, इनको कम लेबर में ऐसे लोग मिल गए, कम लेबर कास्ट पे लोग काम कर रहे हैं, बस केवल ब्रांड के नाम पे ये बेच करके ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। अब देखिए एक जीन्स का भी देखा है। विकासशील देशों में उत्पादित जीन्स अमेरिका में 65,500 रुपये में बेची जा रही है। अब डेवलपिंग कंट्री बनाया गया इसको बहुत कम पैसे में, है ना, लेकिन बनाया यहाँ पर गया है
लेकिन बेचा जा रहा है अमेरिका में, बेचा जा रहा है। अब अमेरिका में जो उसके प्राइस बहुराष्ट्रीय मल्टीनेशनल ने फिक्स कर दिया, तो कोई बहुत बड़ा ब्रांड है, ब्रांड ने मोहर लगा दिया, स्टिकर लगा दिया, लेकिन बना कहाँ इंडिया में है। इससे बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं वो। अच्छा, अब देखिए क्या है, एक चीज़ और भी है, दूर दूर स्थानों पर फैला उत्पादन परस्पर संबंधित हो गया। अब वही चीज़ यहाँ पर दिखा रहा है कि प्रोडक्शन अलग अलग दूर पर है, लेकिन उनका आपस में संबंध हो जा रहा है ना। तो वही चीज़, उसी बात को ये बार बार यहाँ पे कह रहे हैं। कहता है आओ इन पर विचार करें। एक अमेरिकन कंपनी फोर्ड मोटर्स विश्व के 26 देशों में प्रसार के साथ विश्व की सबसे बड़ी मोटर गाड़ी निर्माता कंपनी है। फोर्ड मोटर 1995 में भारत आई और चेन्नई के निकट 1700 करोड़ रुपए का निवेश करके एक विशाल संयंत्र की स्थापना की। यह संयंत्र भारत में जीपों एवं ट्रकों के प्रमुख निर्माता, अब देखिए ये प्रमुख निर्माता महिंद्रा के साथ जुड़ गया। कोलैबोरेशन किससे किया? स्थानीय, क्योंकि उनको पता कि महिंद्रा को सभी जानते हैं, लेकिन हमें इंडिया में पहचान बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया, स्थानीय कंपनी महिंद्रा के साथ इन्होंने कोलैबोरेशन कर लिया। वर्ष 2017 तक फोर्ड मोटर्स भारत के बाज़ारों में 88,000 कारें बेच रही थी, जबकि 1,81,000 कारों का निर्माण भी भारत से दक्षिण अफ्रीका, मैक्सिको, ब्राज़ील इत्यादि कंट्री किया। वर्तमान वर्षों में फोर्ड कंपनी ने भारत में बेचने के लिए कारों का उत्पादन बंद कर दिया है, लेकिन कारों और कार के इंजनों का लघु स्तर पर निर्यात करती है। वही कह रहा है कि फोर्ड कंपनी जो है उसने यहाँ पर उत्पादन बंद कर दिया है ना। आपने देखा होगा कि फोर्ड की बहुत अच्छी गाड़ियाँ आज भी आपको मार्केट मिलेगी। फोर्ड भले ही कंपनी बंद हो गई है, लेकिन फोर्ड की गाड़ियाँ मार्केट मिलेंगी, क्योंकि कंपनी के लिए एक रूल भी होता है। जैसे कहा जाता है कि अगर कोई कंपनी इस तरीके से बंद करती है तो उनको इस बात की गारंटी देनी होती है कि कम से कम आने वाले 10 साल तक एक होता है वो उसके सभी स्पेयर पार्ट्स उपलब्ध कराएंगे। नहीं तो मालूम हुआ कि भाई कंपनी चली गई और फोर्ड कंपनी का मान लीजिए कि फोर्ड फिएस्टा है, उसका गियर बॉक्स ख़राब हो गया, अब तो आदमी सड़क पर आ गया कि भैया मैं क्या करूं। लेकिन वो कहते नहीं, ठीक है मैं जा रहा हूं, लेकिन आपको 10 साल तक इसकी अवेलेबिलिटी रहेगी, जो कि काफ़ी अच्छा रहता है। अभी देखिए उदाहरण दे रहा है कि भारत में ये कारों का उत्पादन हो गया, भारतीय मजदूरों द्वारा निर्मित कारें बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विदेशों में बिक्री के लिए ला दी जा रही है। देख रहे हैं ना, ये कारें इसके ऊपर जा रही है, ये जाएंगी और शिप के माध्यम से दूसरे देशों में चले जाए। उधर करने का मतलब क्या है कि उनको लगा फोर्ड को कि हम देखो, केवल ये नहीं है कि देखो कि इंडिया में ही उसने कार बेचा, नहीं, यहाँ पर इतनी बनाई कारों को एक्सपोर्ट भी उसने किया, जबकि कंपनी अमेरिका की है, अमेरिका में प्रोडक्शन मेन होता है। लेकिन इंडिया में उसको लगा कि इंडिया में प्रोडक्शन कास्ट बहुत कम है, इसको अब इंडिया में ही बनाकर क्यों नहीं अमेरिका में बेचें। उसी चीज़ को देख रहा है कि मल्टीनेशनल कंपनियां किस तरीके से फ़ायदे का सौदा करती हैं। मतलब क्या है कि अमेरिका की कंपनी इंडिया में प्रोडक्शन करके फिर अमेरिका ले जाकर उसको बेच रही है। विदेश व्यापार और बाजारों का एकीकरण। लंबे समय से विदेश व्यापार विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य माध्यम रहा है। इतिहास में आपने भारत और दक्षिण एशिया को जोड़ने, पूर्व और पश्चिम के बाजारों से जोड़ने वाले व्यापार मार्गों और इन मार्गों से होने वाले गहन व्यापार के बारे में पढ़ा होगा। आपको यह भी याद होगा कि व्यापारिक हितों के कारण ही व्यापारिक कंपनियां जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की ओर आकर्षित हुई। आखिरकार विदेशी व्यापार का बुनियादी कार्य क्या है? विदेशी व्यापार और बाजार का एकीकरण। सरल शब्दों में कहा जाए तो विदेशी व्यापार घरेलू बाजार अथवा अपने देश के बाज़ारों से बाहर के बाज़ारों में पहुंचने के लिए उत्पादकों को एक अवसर प्रदान करता है। उत्पादक केवल अपने देश के बाज़ारों में नहीं अपने उत्पाद नहीं बेच सकते हैं, बल्कि विश्व के अन्य देशों के बाज़ारों में भी प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। इस प्रकार दूसरे देशों में उत्पादित वस्तुओं के आयात से खरीदारों के समक्ष उन वस्तुओं के घरेलू उत्पादन के अन्य विकल्पों का विस्तार होता है। उसे एक एग्जाम्पल दे दिया ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो कि भारत से व्यापार करती थी, भारत में क्या लाती
थी, क्या लेके जाती थी, इसको आपने पढ़ा, इससे बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। बस केवल यहाँ पर वो कहना चाहते हैं कि अंतर्देशीय मतलब कि विदेश व्यापार से फ़ायदा क्या होता है कि भाई विदेश से कोई आ रहा है सामान यहाँ बेच रहा है, तो कुछ आपको दे भी तो रहा है ना। तो कहते क्या है, उसका फ़ायदा ये हो रहा है कि हमारे पास ऑप्शन बढ़ जाते हैं, विकल्प बढ़ जाते हैं। वही बात है जैसे कि एक समय में हमारे पास क्या था कि एम्बेसडर और फिएट गाड़ियाँ दिखाई पड़ती थी, आज वर्ल्ड की सभी गाड़ियाँ दिखाई पड़ रही हैं, है ना। कोई प्रॉब्लम आपके पास ऐसा है ही नहीं है। यहाँ तक कि जैसे अभी इंडिया में क्या है, एलन मस्क की गाड़ी टेस्ला इंडिया में खरीद लीजिए जाकर के, आप फेरारी खरीद लीजिए, BMW खरीद लीजिए, मर्सिडीज़ खरीद लीजिए, सड़कों पर आमतौर से दिखाई पड़ेंगी। भारत में चीन के निर्माताओं को भारत में खिलौने निर्यात करने का एक अवसर पता चलता है। जहां खिलौने अधिक मूल्य पर बेचे जा रहे हैं, वे भारत के खिलौने निर्यात पर आरंभ करते हैं। अब भारत में खरीदारों के पास भारतीय और चीनी खिलौनों के चयन करने का विकल्प है। सस्ते दाम एवं नवीन डिज़ाइनों के कारण चीनी खिलौने भारतीय बाज़ारों में अधिक लोकप्रिय। इसको आप सभी जानते हैं कि मार्केट में जाके जो चाइनीज़ टॉयज होते हैं उसमें तो तरह तरह का रिमोट सिस्टम होता है, ये होता है, बहुत फिनिश होते हैं और बहुत कम पैसे मिलता है। और इंडियन मैन्युफैक्चरर का आपका उस तरह के कार प्रोड्यूस ही नहीं करते हैं खिलौने। एक वर्ष में ही खिलौने की 70 से 80% दुकानों में भारतीय खिलौनों का स्थान चीनी खिलौने ले लिया। अब भारत के बाज़ारों में खिलौने की तुलना में सस्ते हैं। यहाँ क्या हो रहा है, व्यापार के कारण चीनी खिलौने भारत के बाज़ारों में आए। भारतीय और चीनी खिलौनों की प्रतिस्पर्धा में चीनी खिलौने बेहतर साबित हुए, नो डाउट। भारतीय खरीदारों के समक्ष कम कीमत पर खिलौनों की अपेक्षाकृत अधिक विकल्प है। इससे चीन के खिलौना निर्माताओं को अपना व्यवसाय फैलाने के लिए एक अवसर प्राप्त होता है। इसके विपरीत भारतीय खिलौना निर्माताओं की हानि होती है क्योंकि उनके खिलौने कम बिकते हैं। क्योंकि खिलौने की बात खिलौना तो बता ही रहा है। यहाँ तक आप देखिए, आपके फेस्टिवल से रिलेटेड पिचकारी, वो भले होली नहीं खेलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक दीपक वो भी बना कर बेचते हैं कि उनको पता है कि इंडियन मार्केट में क्या चाहिए, है ना। मतलब कि आपकी खिलौने की बात केवल मत है, चाइना ये भी देखता है कि इंडियन मार्केट में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। उनके यहाँ भले नहीं है, लेकिन आप जाइए, एक से एक इलेक्ट्रॉनिक पिचकारियाँ मिल जाएंगी आपको, है ना, सिस्टम मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कंट्रोल जो आपको लड़ियाँ मिल जाएंगी, सब कुछ। मतलब कहने का मतलब क्या है कि उसने एक एग्जाम्पल जो खिलौनों को दिया है कि इसकी वजह से क्या है कि अगर उनकी बेटर क्वालिटी था हम उनको मना भी नहीं कर सकते हैं। और पहले हमारे पास लिमिटेड ऑप्शन था, अब हमको भी बहुत ज़्यादा ऑप्शन क्यों मिल गया, क्योंकि चाइना के लेटेस्ट कम चीप एंड बेस्ट और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की टेक्नोलॉजी बने खिलौने भारत में उपलब्ध है। सामान देखिए, सिली सिलाई वस्तुओं के छोटे व्यापारी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के ब्रांड एवं आयात के दोनों से कड़ी समस्या का सामना करते हुए, अब देखिए क्या है, ये सब लोकल व्यापारी है ना, कह रहे हैं ना सिले सिलाई। अब इनके पास सामान तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ब्रांडेड कपड़े जो है इससे इनको कंपटीशन झेलना पड़ रहा है। इसीलिए दिखा रहा है, देखिए इसका चेहरा आप देखिए बेचने वाले का, इसके चेहरे पर खुशी नहीं दिखाई पड़ रहा, इतना सामान बेचारा बिक ही नहीं रहा है। वही दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि इनका जो प्रोडक्शन कास्ट है अधिक हुआ है, क्वालिटी भी वो नहीं है, इसकी वजह से जिस दाम पे बेचना चाहते हैं उससे कम पैसे में विदेशी कंपनी जो ब्रांडेड चीज़ें हैं इनसे कम पैसे में मार्केट में सब तो बेच रही है। तो निश्चित रूप से इनकी दुकान पे कौन जाएगा, ज़्यादातर लोग उसी पे जाएंगे जहाँ पर अच्छे ब्रांड कम पैसे मिल रहे हैं। सामान्यतः व्यापार के खुलने से वस्तुओं का एक बाज़ार से दूसरे बाज़ार में आवागमन होता है। बाज़ार में वस्तुओं के विकल्प बढ़ जाते हैं। दो बाज़ारों में एक ही वस्तु का मूल्य एक समान होने लगता है।
अब दो देशों के उत्पादक एक दूसरे से हज़ारों मील दूर रह करके भी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। इस प्रकार विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाज़ारों को जोड़ने एवं एकीकरण में भी सहायक होता है। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक के सामान जो है, अब सिर्फ LG एंड सैमसंग, दो कंपनी को मैंने नाम ले लिया, सोनी, पैनासोनिक, ये पैरेलल कंपनियाँ हैं, ठीक है। अब कहने का मतलब क्या है कि जैसे LG और हमने आपको लिया सैमसंग का, दोनों ही साउथ कोरिया की कंपनी हैं, दोनों ही साउथ कोरिया कंपनी है, लेकिन अपने प्रोडक्ट का वो इंडिया में बेच रहे हैं और उनमें आपस में भी कंपटीशन है। ये नहीं है कि भाई वो कहे कि भाई तो कोरिया में कि तो भाई LG में क्या तो सैमसंग क्यों जाएगा, सैमसंग जाएगा कोरिया। जिसको जहाँ भी मिलता है कंपटीशन है, जहाँ पर भी आप अच्छा सामान का पैसे बेचिए, यू आर फ्री टू सेल। कहता है विदेश व्यापार विभिन्न देशों के बाज़ारों को जोड़ने का एकीकरण में सहायक होता है। तो वही कहता है कि अब दो देशों के उत्पादक एक दूसरे से हज़ारों मील दूर होकर भी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा, दो देशों की मैंने एक ही देश की बताया कि एक ही देश की, केवल दो देशों की बात नहीं है। अब हम कहते हैं कि अगर एक मोबाइल फ़ोन एप्पल का है, अमेरिका का है, दूसरी तरफ Xiaomi बेच रहा है, तो कहने का मतलब कि Xiaomi चाहता है कि हमारे भी सामान बिके Xiaomi का, और दूसरे एप्पल भी बेच रहा है भाई ठीक है, जो बेच पाता है अपने तरीके से बेच देगा, जिसको जनता पसंद करेगी, रिक्वायरमेंट के साथ बेचेंगे। और इससे क्या होता है कि हमको अमेरिकन कंपनी की भी जानकारी हो रही है, दूसरी तरफ चाइनीज़ Xiaomi की भी जानकारी हो रही है, तो एक आपस में जुड़ाव की स्थिति पैदा हो रही है, हम एक दूसरे के बारे में सब कुछ जान रहे हैं। वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण को परिभाषा हम दे चुके हैं। विगत 2-3 दशकों से अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियां विश्व में उन स्थानों की तलाश कर रही हैं जो उनके उत्पादन के लिए सस्ते हों। इन देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हो रही है। साथ ही विभिन्न देशों के बीच विदेश व्यापार में भी तीव्र वृद्धि हो रही है। विदेश व्यापार का एक बड़ा भाग बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा नियंत्रित होता है। जैसे भारत में फोर्ड मोटर का कार संयंत्र केवल भारत के लिए कारों का निर्माण नहीं करता, बल्कि यह अन्य विकासशील देशों को कारें और विश्व भर में अपने कारखाने के कार पुर्जों का भी निर्यात करता है। इसी प्रकार अधिकांशतः बहुराष्ट्रीय कंपनियों के क्रियाकलाप में वस्तुओं के सेवाओं का बड़े पैमाने पर व्यापार शामिल होता है। अब वो कहता है कि वैश्वीकरण मजा है। अब देखो दिखा रहा है ना ये आदमी को, ध्यान रहे कि आप हमारी दुनिया से खेल रहे हैं, किसी दिन आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि देखिए ये टेंशन में है कि आप हमारी दुनिया आपको कीमत चुकाने पर, ये दुखी है इसके वैश्विक ग्लोबलाइजेशन से। क्योंकि ये उस लेवल पे नहीं पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रही है, इसलिए कह रही है किसी दिन आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्योंकि ये इनके लेवल पे नहीं जा पा रहा है और ये इनका अब इतना लेवल ऊपर हो चुका है कि आसानी से अच्छी क्वालिटी का सस्ते में सामान वर्ल्ड में हर जगह बेच रहे हैं और लोकल बेचारा जो है परेशान हो गई है, वो परेशान होकर ऐसी बातों को बोल रही है। अधिक विदेश व्यापार और अधिक विदेशी निवेश के परिणामस्वरूप विभिन्न देशों के बाजारों में उत्पादनों में एकीकरण हो रहा है। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। ये हो गया। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं, निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है। विगत कुछ दशकों की तुलना में विश्व के अधिकांश भाग एक दूसरे की अपेक्षा के अधिक संपर्क में आए हैं। वस्तुओं, सेवाओं, निवेशों और प्रौद्योगिकी के अतिरिक्त विभिन्न देशों के आपस में संबंध जोड़ने का भी माध्यम हो सकता है। यह माध्यम है कि विभिन्न देशों के बीच लोगों का आवागमन, प्राय लोग बेहतर आय, बेहतर रोजगार, शिक्षा की तलाश में एक दूसरे देशों में आवागमन कर। परंतु विगत कुछ
दशकों में अनेक प्रतिबंधों के कारण विभिन्न देशों के बीच लोगों के आवागमन में अधिक वृद्धि नहीं हुई है। वो कह रहा है कि देखिए, इस मल्टीनेशनल या मल्टी कंपनी का एक फ़ायदा और भी है। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं, हम एक दूसरे की सभ्यता संस्कृति को पहचानने लगे हैं। हम वहाँ जा रहे हैं, वो हमारे यहाँ आ रहे हैं, हम अपना सामान उनको बेच रहे हैं, वो हमारे सामान बेच रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है कि आप जो हमारे बीच की दूरियां थी वो दूरियां ख़त्म हो रही हैं काफ़ी। वो अलग बात है कि पॉलिटिकल रीज़न से तो डिस्टेंस बने रहते हैं, वो एक अलग मैटर है, वो गैप बना रहता है। मैं पॉलिटिकल बातों को नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आम जनता के बीच ये एक जोड़ने का काम, एक सेतु का काम कर रहा है। वस्तुओं को वस्तुओं का परिवहन के लिए कंटेनर, वस्तुओं को कंटेनर में रखा गया, जिससे इन्हें जहाज़ों, रेलवे ट्रेन के बिना छत के पहुँचा। कंटेनरों में ढुलाई लागत में भारी वृद्धि हुई है, बचत हुई है और माल को बाजारों तक पहुँचाने की तीव्र गति। इस प्रकार से वायु यातायात की लागत में गिरावट आई है। परिणामतः वायु मार्ग से अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में वस्तुओं का परिवहन संभव हो चुका है। अब देखिए, दिखा रहा है कि पहले आप कैसे जाते रहेंगे, अब सीधे कंटेनर में पैक कर दिया गया, और चाहे वायु मार्ग से भेजना हो, चाहे शिप से भेजना हो, सामान को आप आसानी से भेज दे रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन खर्च भी कम हो जा रहा है, और कम पैसे में सामान वहाँ बेच रहे हैं, सीधे लोगों को पका है जैसे मिल जाता है, मिला प्रोडक्ट उन्होंने खरीद लिया। इसलिए बहुराष्ट्रीय कंपनी माली यहाँ सामान की पैक की, तुरंत दूसरे जहाँ उनको लगता है मार्केट है, वहाँ सामान को बेच देती है। इससे भी अधिक उल्लेखनीय है कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का विकास वर्तमान समय में दूर संचार, कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी द्रुत गति से परिवर्तित हो रही है। दूर संचार सुविधाओं, टेलीग्राफ, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन एवं फैक्स का विश्व भर में एक दूसरे संपर्क करने, सूचनाओं को तत्काल प्राप्त करने और दूरवर्ती क्षेत्रों में संवाद करने में किया जाता है। ये सुविधाएं संचार उपग्रह द्वारा ही सुगम हुई है। मतलब कौन इसके पीछे है? ये जो है सैटेलाइट से जो है हम एक दूसरे से कितने आसानी से जुड़ गए। ये सैटेलाइट से ही सब चीज़ें संभव हो सकी हैं, जिससे क्या होता है कि हम विद इन सेकेंड, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड हमने क्लिक किया, सब जगह से इन्फॉर्मेशन पहुंच गई, कहाँ पे क्या करना कैसे है। इससे क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन को बहुत आराम हुआ। जैसे कि आप जानते होंगे जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रवेश हो गया है। आपने इंटरनेट के चमत्कारी संसार में भी प्रवेश किया है, जहाँ अब से आप जो कुछ भी आप जानना चाहते हैं, लगभग उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और सूचनाओं को आपस में बांट सकते हैं। इंटरनेट से हम तत्काल इलेक्ट्रॉनिक मेल है ना, भेज सकते हैं और अत्यंत कम मूल्य पर विश्व भर में वॉइस मेल कर सकते हैं। देखिए, ये चीज़ ऐसी लेटेस्ट चीज़ है जिसको कि आप सभी लोग जान रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा हमको चर्चा करने की इसकी ज़रूरत नहीं है कि ये जो चीज़ें की गई इसको आप दिन पर दिन प्रयोग कर रहे हैं। एक यहाँ पर दिखा रहा है कि लेकिन बिजली कहाँ है। ये बेचारा परेशान है, सब सिस्टम लगाया है, लेकिन वो कह रहा है कि अगर बिजली नहीं है तो वो परेशान है, किससे काम कैसे चलेगा हमारा। खैर उसकी छोड़िए। वैश्वीकरण में संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग। लंदन के पाठकों के लिए प्रकाशित एक समाचार पत्रिका की डिजाइनिंग और छपाई दिल्ली में तय की जानी है। पत्रिका का पाठ्य विषय इंटरनेट के द्वारा दिल्ली कार्यालय में भेज दिया जाता है। दिल्ली कार्यालय में डिजाइनर दूरसंचार सुविधाओं का उपयोग करके लंदन कार्यालय से पत्रिका की डिज़ाइन के बारे में निर्देश प्राप्त करते हैं। डिज़ाइन तैयार करने का काम कंप्यूटर पर किया जाता है। छपाई के बाद पत्रिकाओं को वायु मार्ग से लंदन भेजा जाता है। यहाँ तक कि डिज़ाइन और छपाई के पैसे का भुगतान इंटरनेट द्वारा लंदन के एक बैंक से दिल्ली के एक बैंक को तत्काल कर दिया जाता है। अब वही दिखा रहा है कि देखिए छपाई के काम को करना है ना। अब उसके लिए कह रहा है कि ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब दूर संचार से संबंधित या जितनी भी चीज़ें हैं, प्रौद्योगिकी में जो सुधार हुआ है, वो कह रहा है कि लंदन और दिल्ली को जोड़ करके पत्रिका का सब काम कैसे किया गया है, उसको आप देख सकते हैं कि किस किस स्टेज से काम किया गया। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, यहाँ प्रिंटिंग हो जा रही है, अब पैसा भी मिल जा रहा है।
ये बहुत अच्छी पत्रिका लग रही है, लेकिन मेरी पाठ्य पुस्तिका के छपाई ऐसा क्यों नहीं है? मैं अपनी पुस्तक में बड़ी मुश्किल से शब्दों का पढ़ सकती हूँ। नहीं मेरे बच्चे, ये छपाई मशीन द्वारा नहीं, आम भारतीयों के लिए नहीं है। वो कहते हैं कि जो एक उदाहरण दिया है कि भारतीयों के लिए नहीं, मतलब क्या है कि इनकी प्रिंटिंग ही लोकल है, लेकिन यहाँ की जो प्रिंटिंग की बात कर रहा है वो एडवांस टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है। वही दिखा रहा है कि प्रिंटिंग इनकी भी है, उनकी प्रिंटिंग है, लेकिन कंप्यूटर बेस्ड या इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड जो प्रिंटिंग है वो कितनी एडवांस है उसके बारे में चर्चा कर रहा है। जो कि जैसे एग्जाम दे रहा है कि ये आम वो चीज़ें जो है आम भारतीयों के पहुँच से बाहर दिखा रहा है, यहाँ पर है। विदेशी व्यापार तथा विदेशी निवेश नीति का उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, है ना। हम भारत में चीनी खिलौनों के आयात वाले उदाहरण पर वापस लौटते हैं। मान लीजिए कि भारत सरकार खिलौनों के आयात पर कर लगाती है, तब क्या होगा? इसका अर्थ यह होगा कि जो लोग इन खिलौनों का आयात करना चाहते हैं उन्हें इन पर कर देना होगा। कर के कारण खरीदारों को आयातित खिलौनों की अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी। चीन के खिलौने भारत के बाज़ारों में इतने सस्ते नहीं रह जाएंगे और चीन में उनका आयात स्वतः कम हो जाएगा। भारत के खिलौना निर्माता अधिक से वृद्ध हो जाएंगे। आयात पर कर व्यापार अवरोधक का एक उदाहरण है। इसे अवरोधक इसलिए कहा गया है क्योंकि यह कुछ प्रतिबंध लगाता है। सरकारें व्यापार अवरोधक का प्रयोग करके विदेशी व्यापार में वृद्धि या कटौती करने और देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए यह निर्णय करने के लिए कर सकती हैं। अब वो कह रहा है कि लेकिन देखिए, कहते हैं मान लीजिए अगर कोई चीन का खिलौना आ रहा है उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी आपने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट होगा सामान बहुत महंगा हो जाएगा। जब महंगा हो तो इंडिया को खरीदेगा नहीं, लेकिन ये सरकार की गलत नीति हो जाएगी। इसीलिए तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। जैसे कि डंकन ने क्या कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने भी हाल में क्या कहा था, 50% तक चीज़ों को टैरिफ कर दिया, बढ़ा दिया था। क्यों बढ़ा दिया था? उनको लगा था कि जो सामान जो है अगर 10% टैक्स लगा, माना कि 100 रुपये का सामान 110 में बिक रहा है, अगर 50% लगा तो क्या हो जाएगा? वो 150 का हो जाएगा करीब। 50% लगा देंगे अगर तो उसका दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब रिजल्ट क्या होगा कि वो सामान अमेरिका में जब महंगा हो जाएगा तो लोग तो खरीदेंगे नहीं। जब खरीदेंगे नहीं तो भारत के उत्पादकों का या भारत के जो एक्सपोर्ट करने वाले हैं वह तो साइट हो जाएंगे, सामान बेचेंगे, उनका सामान बिकेगा ही नहीं। तो ये चीज़ क्या है, ग्लोबलाइजेशन के एंटी जाएगी। लेकिन वो कहते हैं कि कुछ क्षेत्रों में इसे सरकार को ये भी देखना पड़ता है कि अगर हर सरकार जो है अपने देश में विदेशी चीज़ों पर इंपोर्ट ड्यूटी या आयात का बढ़ाई देगी, तब तो वैश्वीकरण का मतलब ही ख़त्म हो जाएगा, अर्थ ही ख़त्म हो जाएगा। माना कि स्वतंत्र आप हैं, लेकिन फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट अपने आप ख़त्म हो जाएगा, जिसको कि सभी लोग ध्यान में रख करके करों को लगाते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने विदेश व्यापार और विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगा रखा था। देश के उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा संरक्षण प्रदान करने के लिए यह अनिवार्य माना गया था। अब देखिए करा 1950 अब कहा क्या, स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने विदेश व्यापार और विदेशी निवेशों पर प्रतिबंध लगा रखा था। भाई विदेशी व्यापार मतलब विदेशी को न कोई हमारे सामान बेच पाएगा और न कोई विदेशी कंपनी हमारे यहाँ प्रोडक्शन या पैसा लगा काम कर सकती थी। उसके बहुत दुष्परिणाम हुए। हम बताए जैसे चाइना की इकोनॉमिक लीजिए आप, चाइना 1980 तक बहुत गरीब था। क्यों? क्योंकि 75-76 तक वहाँ माओ सेतुंग और चाउ लाई थे। इन लोगों ने अपनी इकोनॉमी को क्लोज रखी थी। उसके बाद क्या है, नए नेता के रूप में डेंग जियाओपिंग आए, बाद में हुआ क्वाफेंग आए। इन लोगों ने चाइनीज़ मार्केट को ओपन कर दिया। रिज़ल्ट क्या हुआ कि आज चाइना में एम्प्लॉयमेंट ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गया है, समझ लीजिए, इतना पुअर कंट्री। ठीक है, तो खैर ये तो इस बता रहा है कि देश ने क्या किया था। हमको क्रिटिसाइज़ करने का यहाँ पर राइट नहीं है, परिस्थितियों के हिसाब सरकार ने निर्णय लिया होगा। 1950-1960 के दशकों से उद्योगों का उदय हो रहा था और इस अवस्था में आयात से प्रतिस्पर्धा इन उद्योगों को बढ़ने नहीं देती। इसीलिए भारत ने केवल अनिवार्य चीज़ों जैसे मशीनरी, उर्वरक और पेट्रोलियम के आयात की ही अनुमति दी थी।
अब भारत सरकार ने कहा भाई कि जिसके बिना मेरा काम नहीं चल सकता है, केवल हम उन्हीं का आयात करेंगे। ध्यान लीजिए, सभी विकसित देशों ने विकास के प्रारंभिक चरणों में घरेलू उत्पादकों को विभिन्न तरीकों से संरक्षण दिया है। भारत में करीब सन 1951 के प्रारंभ से नीतियों में कुछ दूरगामी परिवर्तन किए गए। सरकार ने यह निश्चय किया कि भारतीय उत्पादकों के लिए विश्व के उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा करने का समय आ गया। उसी बात को मैं कह रहा था, जिसमें कि WTO की बात हमने कहा ना, कुछ लोग कहेंगे हमारा सामान तो बिकेगा नहीं, भाई आपने क्वालिटी बढ़ाइए। यह महसूस किया गया कि प्रतिस्पर्धा से देश में उत्पादकों के प्रदर्शन में सुधार होगा, क्योंकि उन्होंने अपनी गुणवत्ता के सुधार करना होगा। इस निर्णय का बहुत प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने समर्थन किया। उन्होंने कहा भाई ठीक है, मार्केट में आप कंपटीशन में आइए तो हैं, वो अच्छा सामान में आप भी बनाइए। आप क्यों कहेंगे कि भाई मेरे पास जैसे कि होता था एक समय इंडिया में, जब कलर टीवी आया तो यहाँ तक कलर टीवी के पिक्चर ट्यूब इंडिया में बनना तो कलर टीवी शुरू हो गया था, लेकिन पिक्चर ट्यूब कहाँ से आती थी? कोरिया से, जापान से। मतलब इवन हम मतलब पिक्चर ट्यूब भी नहीं बना पाते थे। ठीक, आज क्या है, पूरे हर कंप्लीट सिस्टम इंडिया में उपलब्ध है, जो कि विदेशी व्यापार से संभव हो सका है। सरकार द्वारा अवरोधों तथा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया उदारीकरण के नाम से जानी जाती है। उदारीकरण कहता है कि भाई उदार कौन होता है? जो नम्र होता है। भाई ठीक है, ये भी कर लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो, हम स्ट्रिक्ट नहीं है कि हम आपको सामान नहीं बेचने देंगे, हम इससे अधिक कम टैरिफ नहीं करेंगे, तब तो भाई नहीं करेंगे तो दूसरा कोई आपके पास आएगा। इसी को कहते हैं उदारीकरण। व्यापार के उदारीकरण से व्यवसायियों को मुक्त रूप से निर्णय लेने की अनुमति मिली है। अब कि वे आयात या निर्यात करना चाहते हैं, सरकार पहले की तुलना में कम नियंत्रण करती है और इसीलिए इसे अधिक उदार कहा जाता है। अब उदारीकरण की इस परिभाषा को आप समझ लीजिए कि सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया उदारीकरण के नाम से जानी जाती है। ये पॉइंट जो है किसी भी ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू, इवन आपके एसे राइटिंग के लिए बहुत हेल्पफुल है। अब देखिए, विश्व व्यापार संगठन जिसकी चर्चा मैंने पहले ही कर दिया, मैंने कहा था लेकिन तो उसको हम तेज़ी से समझा देते। हमने देखा कि कुछ बहुत प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भारत में विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेश के उदारीकरण का समर्थन किया। इन संगठनों का मानना है कि विदेश व्यापार और विदेशी निवेश पर सभी अवरोध हानिकारक हैं। भाई जब आप अवरोध लगा देंगे तो कौन विदेशी निवेश करने आएगा, कौन विदेशी व्यापार करने आएगा? तो कहते हैं सभी अवरोध हानिकारक हैं, मतलब इस अवरोध को आपको हटाना पड़ेगा, आपको उदारीकरण का करना पड़ेगा। कोई अवरोध नहीं होना चाहिए, देशों के बीच मुक्त व्यापार होना चाहिए, फ्री ट्रेड है ना। विश्व के सभी देशों को अपनी नीतियाँ उदार बनानी चाहिए। भाई सब लोग कहेंगे भाई ठीक है, हम इतने कि मतलब व्यापार को अगर नीचे को ना मतलब क्या है, ऐसा नियम कानून मत बना दीजिए कि जिससे कि विदेशी कंपनी आकर पहले ही डर जाएगी भाई कि यहाँ चलेंगे फंस जाएंगे कानूनी प्रक्रिया में, सामान भी नहीं बिकेगा मेरा सामान। वर्ल्ड विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO एक ऐसा संगठन है जिसका ध्येय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। विकसित देशों की पहल पर शुरू किया गया भारतीय विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करता है और यह देखता है कि इन नियमों का पालन हो। विश्व के लगभग 160 देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं। शुरुआती दौर में केवल 123 से जब साइन किया गया था मरक्का में, बताया था आपको। यद्यपि विश्व व्यापार संगठन सभी देशों को मुक्त व्यापार की सुविधा देता है, परंतु व्यवहार में यह देखा गया है कि विकसित देशों ने अनुचित ढंग से व्यापार अवरोधों को बरकरार रखा है। विकसित देशों ने, जैसा कि मैंने डोनाल्ड ट्रंप का उदाहरण दिया था। दूसरी ओर विश्व व्यापार संगठन के नियमों में विकासशील देशों के व्यापार अवरोधों को हटाने के लिए विवश किया गया है। इसका एक उदाहरण कृषि उत्पादों के व्यापार पर वर्तमान बहस है। ये दरअसल बहुत अच्छा पॉइंट है। आपने अध्याय 2 में देखा कि भारत में अधिकांशतः रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का महत्वपूर्ण भाग कृषि क्षेत्र प्रदान करता है। इसकी तुलना में विकसित देशों जैसे अमेरिका के सकल घरेलू उत्पाद में
कृषि का हिस्सा मात्र 1% है और कुल रोजगार में 0.5% है। फिर भी अमेरिका कृषि क्षेत्र में कार्यरत इतने कम प्रतिशत लोग भी अमेरिकी सरकार के उत्पादन और दूसरे देशों को निर्यात करने के लिए बहुत अधिक धन राशि प्राप्त करते हैं। अमेरिकी सरकार से देखिए यहाँ पर क्या होता है, इनका उत्पादन लागत वो कहते हैं कि कैसे हो रहा है। अमेरिकी सरकार से उत्पादन और दूसरे देशों को निर्यात करने के लिए बहुत अधिक धनराशि प्राप्त करते हैं। सरकार ही इनको, इस भारी धनराशि के कारण अमेरिकी किसान अपनी कृषि उत्पादों पर असाधारण रूप से कम कीमत पर बेच सकते हैं। भाई जब सरकारी से उनको ज़्यादा सब्सिडी या सुविधाएं मिल रही हैं, इनका प्रोडक्शन कास्ट कम हो जाता है। अधिशेष कृषि उत्पादों को दूसरे देश के बाज़ारों में कम कीमत पर बेचा जाता है। भाई इनका प्रोडक्शन का सरकार इतना सपोर्ट कर रही है कि इनको कम से कम पैसे में ज़्यादा प्रोडक्शन मिल रहा है। तो जो इनका प्रोडक्शन होता है अधिकांश का संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में एक आदर्श कपास है जिसमें हजारों एकड़ भूमि है, जिसका स्वामित्व एक बड़ी कारपोरेट कंपनी के पास है। देखिए बड़ी बड़ी कंपनियों को लेकर के बड़े बड़े वहाँ पे कंपनियाँ जो है एक साथ व्यापार कर रही हैं। सरकार का संरक्षण प्राप्त है, सब चीज़ को काफ़ी चीज़ें फ्री मिल रही हैं, सब्सिडी मिल रही है, टैक्स कम मिल रहा है। तो प्रोडक्शन कास्ट इनका देखिए बुल्क लेवल पे बहुत प्रोडक्शन कास्ट तो होगा, लेकिन इनको इतनी छूट मिल गई है कि ये जो कारपोरेट कंपनी है ये जैसे मान लो लगा 100 रुपया है तो कारपोरेट कंपनी को केवल 10 रुपया खर्चा करना पड़ा। और वही दूसरे देशों में क्या है कि 100 रुपये में उनको 80 रुपये 90 रुपये खर्च करना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से इनका सामान सस्ता हो गया और वर्ल्ड मार्केट में सर्वाइव कर जाएंगे। यही कारण है कि विकासशील देश विकसित देशों के सरकारों से सवाल कर रहे हैं कि हमने विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुसार अपने व्यापार अवरोधकों को कम कर दिया, लेकिन आप लोगों ने विश्व व्यापार संगठन के नियमों को नज़रअंदाज कर दिया और अपने किसानों को भारी धनराशि देना बरकरार रखा। आप लोगों ने हमारी सरकारों को अपने किसानों की सहायता बंद करने को कहा, परंतु आप स्वयं यही काम कर रहे हैं। क्या यह मुक्त व्यापार और न्याय संगत व्यापार है? अब वही कह रहे हैं कि हमने अमेरिका को उदाहरण कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने कहा भाई कि देखिए आप किसानों को सब्सिडी मत दीजिए बहुत ज़्यादा, है ना, उनको अपने से सर्वाइव करने दीजिए। और सभी विकासशील देशों को कहा कि उनको अपने सर्वाइव करने दीजिए, उनको अपने प्रगति करने दीजिए। लेकिन तो उनका प्रोडक्शन कास्ट बढ़ता गया, सरकार की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं। और जहाँ सरकार से कितना ज़्यादा सपोर्ट मिल गया तो उनका प्रोडक्शन कास्ट बराबर रहा, लाभ बहुत अधिक बढ़ गया। कम उनको मतलब 100 के बदले में केवल 10 रुपये उनको लगाना पड़ा तो 90 रुपये का फ़ायदा 90 का फ़ायदा। और इंडिया तो वो कहते हैं कि ऐसे देश की वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने कहा था भाई कि सब्सिडी कोई नहीं देगा, वो अपने यहाँ सब्सिडी दे रहे हैं, तमाम सुविधाएँ दे रहे हैं। तो करा इससे तो व्यापार में असमानता आ जाएगी, क्योंकि विकासशील देशों के जो किसान हैं उनका जो है लाभ प्रतिशत बहुत कम हो जाएगा। तो उनके लिए सर्वाइवल या विदेशों में सामान को बेचना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि उनके कंपेरिजन में अमेरिकी कंपनियों को चूँकि कम पैसे में उनका प्रोडक्शन हुआ है, वो इसलिए अधिक लाभ कमाते हुए सामान को ज़्यादा से ज़्यादा देशों में वो बेच सकते हैं। भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव। विगत 20 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण की एक लंबी दूरी तय की है। इसका लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है? हम कुछ प्रमाण देखते हैं। वैश्वीकरण और उत्पादकों स्थानीय विदेशी दोनों के बीच बेहतर प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ताओं विशेषकर शहरी क्षेत्र में धनी वर्ग के उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। इन उपभोक्ताओं के समक्ष पहले से अधिक विकल्प हैं और वे अब अनेक उत्पादों की उत्कृष्ट गुणवत्ता और कम कीमत में लाभान्वित हो रहे हैं। अब कह रहे हैं कि वैश्वीकरण का भारत में क्या फ़ायदा हुआ। वो कह रहे हैं कि जो धनी लोग शहरी क्षेत्र में हैं, क्योंकि जिनके पास पैसे, जिनके पास परचेजिंग पावर है, उनके लिए मल्टीपल चॉइस आ गए, वो उसी की बात कर रहे हैं। परिणामतः ये लोग पहले की तुलना में आज अपेक्षाकृत उच्चतर जीवन स्तर का आनंद ले रहे हैं। उत्पादकों और श्रमिकों पर वैश्वीकरण का एक समान प्रभाव नहीं पड़ा है।
उत्पादकों और श्रमिकों पर। पहला, विगत 20 वर्षों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत में अपने विदेश व्यापार में वृद्धि की है। इसका अर्थ है कि भारत में निवेश करना उनके लिए लाभप्रद रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने शहरी इलाकों के उद्योगों जैसे सेल फोन, मोटर गाड़ियाँ, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों, ठंडे पेय पदार्थों, जंक पदार्थ और बैंकिंग जैसी सेवाओं के निवेश में रुचि दिखाई है। देखिए, ये शहरी क्षेत्र की चीज़ें हैं भी ज़्यादा, इनका आम आदमी से कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है ना। है, सबकी निर्भरता है, लेकिन उनका उपभोग करना या उनको परचेज करना शहरी और लोगों और पैसे लोगों के ही बस की बात है। इन उत्पादों के अधिकांशतः खरीदार संपन्न वर्ग के लोग हैं। इन उद्योगों और सेवाओं में नए रोजगार उत्पन्न हुए हैं। साथ ही इन उद्योगों को कच्चे माल इत्यादि की आपूर्ति करने वाली स्थानीय कंपनियां समृद्ध हो गई। अब जैसे मैं कह दूं कि भैया पैनासोनिक का टीवी ले लिए, हिटैची का ले लिए टीवी, डेकन का ले लीजिए, एलजी का टीवी ले लिए, तो ये कहाँ बेच पाएंगे आप? शहरी क्षेत्र में ही बेचेंगे ना। और इनको बनाने वाले कौन ज़्यादा? मल्टीनेशनल कंपनियां हैं। और इसको हम गांव में ले जा करके चाहेंगे जहां पर मजदूर काम कर रहा है, तो क्या वहीं कोई सुनना चाहेगा कि हम पैनासोनिक का अच्छी टीवी बेच रहे हैं, हिटैची का अच्छी टीवी बेच रहे हैं, डेकन का अच्छी बेच रहे हैं, करियर का अच्छी? नहीं, क्योंकि वो आप मार्केट ही नहीं, उनको ज़रूरत ही नहीं। तो इसका लाभ किसको हुआ? धनी वर्ग को हुआ है। शहरी क्षेत्र में लोगों के पास एक विकल्प मिला है। अब देखिए, कह रहा है अंततः वैश्विक जीवन शैली जिसका आपने सदैव सपना देखा है, वो दिखा रहा है कि वैश्विक जीवन में कहाँ पर क्या हो रहा है, कहाँ पर क्या हो रहा है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की चीज़ों को उसने शो किया है। विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए उठाए गए कदम। अब कह रहे हैं कि विदेशी निवेश को कैसे आकर्षित किया गया, उनके कदमों के बारे में वो जानकारी दे रहे हैं। हाल ही के वर्षों में भारत के केंद्र एवं राज्य सरकारें भारत में निवेश हेतु विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए विशेष कदम उठा रहे हैं। आपने आए दिन देखा होगा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भी गए थे, अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी जापान, कोरिया ऐसे देशों को दौरा किए थे। क्यों? क्योंकि वो जाते हैं वहाँ पर, कहते हैं भाई आप आइए हमारे सामान बेचिए। उससे फ़ायदा क्या होगा कि एक तो मल्टीपल सामान मिलेगी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हम सीखेंगे, हमारा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ठीक। औद्योगिक क्षेत्र जिन्हें विशेष आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है की स्थापना की जा रही है। विशेष आर्थिक क्षेत्रों में विश्वस्तरीय सुविधाएं, बिजली, पानी, सड़क, इत्यादि जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र अब कहता है कि विदेशी निवेश कब होगा? जबकि उनको लगेगा कि यहाँ पे ये सब चीज़ें उपलब्ध है, तभी वो आएंगे। अब आप कह देंगे कि मैं जंगल में आप आकर के कंपनी खोले तो कोई नहीं जाएगा। विशेष आर्थिक क्षेत्र में उत्पादन इकाइयाँ स्थापित करने वाली कंपनियों को आरंभिक 5 वर्षों तक कोई कर नहीं देना पड़ता है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि 5 वर्ष तक हमने कर दिया भाई, आपको कोई टैक्स नहीं देना है, तब उनको लगता है भाई शुरुआत। क्योंकि माना जाता है कि जब ये 5 वर्ष तक कर नहीं देंगी तो ये अपने को इस्टेब्लिश कर लेंगे। लेकिन जहाँ तक भारतीयों का पता है, भारतीयों को रोज़गार मिलेगा, नई टेक्नोलॉजी सीखने की ज़रूरत पड़ेगी, और साथ के साथ क्या है कि जब नई टेक्नोलॉजी मिलेगी तो हमारे पास मल्टीपल चॉइस होने लगेंगे चीज़ों खरीदने के। विदेशी निवेश आकर्षित करने सरकार ने अपने श्रम कानूनों को लचीलापन लाने की अनुमति दे दी है। आपने अध्याय 2 में देखा कि संगठित क्षेत्र की कंपनियां को कुछ नियमों का अनुपालन करना पड़ता है, जिसका उद्देश्य श्रमिक और अधिकारों को संरक्षण करना है। हाल के वर्षों में सरकार ने कंपनियों को अनेक नियमों से छूट लेने की अनुमति दे दी है। अब नियमित आधार पर श्रमिकों को रोजगार देने के बजाय कंपनियों में जब काम का अधिक दबाव होता है तो वो लोजदार ढंग से छोटी अवधि के श्रमिकों को कार्य पर रखती है। कंपनी की श्रम लागत में कटौती करने के लिए ऐसा किया जाता है। फिर भी विदेशी कंपनियां अभी भी संतुष्ट नहीं हैं और श्रम कानूनों में और अधिक लचीलेपन की मांग कर रही है। अब वो कह रहे थे कि हम विदेश से निवेश करने को तैयार है। एक विदेशी कह रहा, पहली चीज़ तो इस तरह की पोजीशन होनी चाहिए आपके पास, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर संरचना है। फिर दूसरी तरफ वो भी कह रहा है कि अब आप ये नहीं बात कर सकते हैं किसी कंपनी को कि भाई आपने रखा है तो जो कंपनी लाद हमारे यहाँ के वो आप
अप्लीकेबल हो जाएगी कि आपने जिसको रख लिया अब आप उसको निकाल नहीं सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एसी कंपनी है ना, तो ज़्यादातर एसी की ज़रूरत कब पड़ेगी, गर्मी दिन पड़ेगी। तो कंपनियों को उन्होंने बता दिया कि भाई ठीक है कुछ रेगुलर एम्प्लॉय रखते हैं, लेकिन कुछ को आप डेली बेस पर भी रह कर काम चला सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई एसी जाड़े के दिन तो बिकेगा नहीं बहुत, हमारा आजकल हॉट एंड कोल्ड भी आ गया है, उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे। अब तो आवश्यकता के हिसाब से, या मान लीजिए कोई वुलन फैक्ट्री है तो उसकी ज़रूरत कब पड़ेगी, शीत ऋतु में पड़ेगी। अब कोई कंपनी कहे कि नहीं भैया आपने जिसको रखा है, हमारे देश का नियम है कि आपने जिसको रखा है उसको निकाल नहीं सकते। नहीं, उन्होंने कहा भाई ठीक है रेगुलर एम्प्लॉई रहेंगे, लेकिन जब उनको उस चीज़ को मार्केट रहेगी तभी सामान को बेचेंगे, और ऑफ सीजन में उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो कंपनी ने, देश ने अपने नियम कानून में छूट दे दिया है कि आप अपने आवश्यकता अनुसार लोगों को रख सकते हैं, और उनको कुछ लोगों को आप जब चाहे तब हटा भी सकते हैं। दूसरा, अनेक शीर्ष भारतीय कंपनियां बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा से लाभान्वित थी। इन कंपनियों ने नवीनतम प्रौद्योगिकी और उत्पादन प्रणाली में निवेश किया है। वे अपने उत्पादन मानकों को ऊंचा उठाया है। कुछ ने विदेशी कंपनियों के साथ सफलतापूर्वक सहयोग करके लाभ अर्जित किया है। इससे भी आगे वैश्वीकरण ने कुछ बड़ी भारतीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरने के लिए योग बनाया है। टाटा मोटर्स मोटर गाड़ियाँ, इन्फोसिस, आईटी, रैनवैक्सी, तैंता का नाम है, भारतीय कंपनियां हैं जो विश्व स्तर पे अपने क्रियाकलापों का प्रसार कर रही हैं। अब वो कर क्या रहे हैं कि विदेशी कंपनियों के साथ सहयोग करके इन्होंने टेक्नोलॉजी उनसे लिया और अपने भारतीय ब्रांड के नाम पे या भारतीय उनके टेक्नोलॉजी के सहयोग से इंडिया में भी अच्छी चीज़ें भारतीय लोग भी बनाना शुरू कर दिए। वैश्वीकरण ने सेवा प्रदाता कंपनी, विशेषकर सूचना पर संचार प्रौद्योगिकी वाली कंपनियों के लिए नए अवसरों का सृजन किया। भारतीय कंपनी द्वारा लंदन स्थित कंपनी के लिए पत्रिका का प्रकाशन और कॉल सेंटर इसके उदाहरण, जिसको पृष्ठ पर दिखाया गया। इसके अतिरिक्त आंकड़ा प्रविष्टि, डाटा एंट्री, लेखाकरण, प्रशासनिक कार्य, इंजीनियरिंग जैसी कई सेवाएं भारत जैसे देशों में अब सस्ते में उपलब्ध हैं और विकसित देशों को निर्यात की जाती है। सर्विस की बात कर रहा है, सेवा सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हमारे पास इतने ज़्यादा एक्सपर्ट हो गए हैं, लोग हैं हमारे पास, इतने ज़्यादा है, एसेट है एक तरह से कि हम विदेशों को, कंपनियों को के लिए जो आवश्यकताएं हैं उनको हम घर बैठ कर के भी उनको प्रोवाइड करवा दे रहे हैं, उनको उपलब्ध करवा दे रहे हैं, और कंपनी को सस्ते लेवल मिल जाता है। वो जो कि अपने देश में उनको करना है या वर्ल्ड लेवल फैलाना है, वो भारतीय एक टेक्निकल एक्सपर्ट ही अपने घर या अपने सिस्टम में बैठ कर के उनको सब कुछ चीज़ें प्रोवाइड कर दे रहे हैं। इसको कहते हैं सर्विस सेक्टर। छोटे उत्पादक प्रतिस्पर्धा करो या नष्ट हो जाए। वैश्वीकरण ने बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों और श्रमिकों के लिए बड़ी चुनौतियां खड़ी की हैं। अब वो कह क्या रहा है कि भाई छोटे उत्पादकों के पास क्वालिटी तो है नहीं, क्योंकि उनका मनी नहीं है, तो छोटे उत्पादक इसलिए काफ़ी नुकसान में चले गए। क्योंकि उनके पास न तो वो पूंजी है न वो टेक्नोलॉजी है वो तो उन्हीं के पहले जो प्रोडक्शन वो करते हैं छोटे उत्पादक, विदेशी कंपनियां बुल्क में उनसे अच्छी क्वालिटी बहुत कम पैसे में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ चीज़ें प्रोवाइड कर रही हैं। उसका नुकसान क्या हुआ कि छोटे उत्पादक धराशायी होते गए। एक रवि का उदाहरण है, बढ़ती प्रतियोगिता। रवि को यह अपेक्षा नहीं थी कि उसे एक उद्योगपति के रूप में अपने जीवन की छोटी अवधि में ही संकट का सामना करना पड़ेगा। रवि ने सन 1992 में तमिलनाडु के एक औद्योगिक शहर होसूर में संधारित्रों का निर्माण करने वाली अपनी कंपनी शुरू करने के लिए बैंक से ऋण लिया। एक मतलब कि इलेक्ट्रिकल आइटम है, उसको ऋण लिया, शुरू किया। संधारित्रों का इस्तेमाल ट्यूबलाइटों, टेलीविज़न सहित अनेक घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में होता है। 3 वर्षों के भीतर वह अपने उत्पादन का विस्तार करने में सक्षम हो गया और उसी कंपनी ने 20 कर्मचारी काम करने लगे। अब देखिए, लोन लेकर के अपना बिजनेस शुरू किया। अपनी कंपनी चलाने में उसका संघर्ष तब शुरू हुआ जब सरकार ने 2001 में विश्व व्यापार संगठन के समझौते के अनुसार संधारित्रों के आयात पर से प्रतिबंधों को हटा दिया और उसके मुख्य ग्राहकों में टेलीविज़न कंपनियां थी। अब क्या, पहले तो टेलीविज़न कंपनियां जो स्थानीय रूप पे काम कर रही थी उससे लिया करती थी और
भारत सरकार ने क्या किया कि जो संसाधित थे उन पे उसने क्या किया कि पहले इंपोर्ट करने के लिए प्रतिबंध था कि नहीं आप नहीं लेंगे। अभी स्थानीय लोगों को बेचते थे, स्थानीय टेलीविज़न निर्माताओं को। अब क्या हुआ, जब इससे प्रतिबंध हट गया तो अब आगे क्या होता है, जो टेलीविज़न निर्माता संधारित्रों द्वारा सहित विभिन्न पुर्जे थोक में खरीदती थी टेलीविज़न सेटों का निर्माण करती हैं, किंतु बहुराष्ट्रीय कंपनियों के ब्रांडों में प्रतिस्पर्धा ने भारतीय टेलीविज़न कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए संयोजन कार्य करने के लिए विवश कर दिया। इनमें से कुछ को जब संधारित खरीदनी थी तब वो इसका आयात करना पसंद करती थी, क्योंकि आयातित सामानों की कीमत रवि जैसे लोगों के द्वारा निर्धारित कीमत से आधी होती थी। अतः रवि वर्ष 2000 में निर्मित संधारित्रों से आधे से भी अधिक कम संधारित्रों का निर्माण करता है और उसके पास केवल 7 श्रमिक काम कर रहे हैं। रवि के अनेक दोस्तों ने उसे, जो कि हैदराबाद और चेन्नई में इसी व्यवसाय में थे, अपनी इकाइयां बंद कर दी। अब वही कह रहा है कि जिसका वो प्रोडक्शन करता था, पहले तो ये था कि इंपोर्ट बना था तो स्थानीय कंपनियां जो टेलीविज़न के पार्ट्स के रूप में इसका इस्तेमाल करती थी या जगह पर इलेक्ट्रिकल सामानों में इस्तेमाल करती तो उससे प्रोडक्शन लेते थे, उससे सामान खरीदते थे। यहाँ तक उसने बैंक से लोन लिया और उसके 20 एम्प्लॉय भी रखते, बताइए एक साथ तो 20 रोजगार कर दिए। लेकिन जैसे इसके इंपोर्ट पर से प्रतिबंध हटा, विदेशों से बहुत सामान आना शुरू हो गया और आराम से उससे बेटर क्वालिटी के सामान इंडिया में कम पैसे में उपलब्ध हो गए, तो अंततः उनकी दशा क्या हो गई, उसके दोस्तों ने कंपनी बंद कर दी और उनको दिखा रहा है कि आधी कीमत होती गई, क्योंकि भाई वो जैसे 2 सामान 20 रुपये बेच रहे थे वो, अब विदेशी कंपनी ने उससे अच्छा सामान जो 5 रुपये में बेचना शुरू कर दिया, तो कौन 20 का सामान लेगा। इन्होंने 10 पे बेचने की कोशिश की तब भी परेशान हो गया। अंततः क्या था कि इनको कंपनी के अपने एम्प्लॉय को भी हटाना पड़ा। क्यों? क्योंकि ज़रूरत ही नहीं थी। तो ऐसे कह रहे हैं कि इस तरह के व्यापार से स्थानीय लघु उद्योगों को कैसे नुकसान हुआ, उसने रवि का एक उदाहरण देकर के आपको समझाया है। बैटरी संधारित प्लास्टिक खिलौने, टायरों, इतने खाद्य तेलों के उद्योगों के कुछ ऐसे उदाहरण जहां प्रतिस्पर्धा के कारण छोटे विनिर्माताओं पर कड़ी मार पड़ी है। कई इकाइयाँ बंद हो गई हैं, जिसके चलते अनेक श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं। भारत में लघु एवं मध्यम उद्योगों में कृषि के बाद सबसे अधिक श्रमिक 11 नियोजित है, करोड़ नियोजित है। अब वही चीज़ तो कह रहा था ना भाई कि आप अपने को इम्प्रूव करिए, अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करिए, उनके कंपटीशन में आइए। लेकिन जिन क्षेत्रों में हम कंपटीशन में पीछे रह जा रहे हैं वो छोटी छोटी इकाइयाँ बंद होती जा रही हैं। प्रतिस्पर्धा और अनिश्चित रोजगार, वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धा के दबाव में श्रमिकों के जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण अधिकांश नियोक्ता इन दिनों श्रमिकों को रोजगार देने में लचीलापन पसंद करते हैं। इसका अर्थ है कि श्रमिकों का रोजगार अब सुनिश्चित नहीं है। सुनिश्चित क्यों नहीं? क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि हम जो आज सामान बेच रहे हैं हमारा कौन सा कॉम्पिटिटर आ जाएगा, कितने सस्ते में बेच देगा। तो इसलिए श्रमिकों का रोजगार वो फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पता नहीं है कि अगर हर आदमी 20 लगाए तो हमारा सामान इतना मार्केट में बिकेगा ही बिकेगा। इसलिए श्रमिकों के प्रति उनका व्यवहार लचीलापन हो गया कि भाई जितनी आवश्यकता है अगर हम देखेंगे उतना आपको रखेंगे प्रोडक्शन के हिसाब से, नहीं तो आपको हम बाहर कर देंगे। अब देखिए वस्त्र उद्योग का एक उदाहरण दिया है। वस्त्र निर्यातक फैक्ट्री में महिला श्रमिक, यद्यपि वैश्वीकरण ने महिलाओं को काम करने के लिए अवसर प्रदान किया है, परंतु रोजगार की स्थितियाँ ये प्रदर्शित करती हैं कि महिलाओं को लाभ में भागीदारी समुचित रूप से नहीं मिली है। अधिकारक वस्त्र उद्योग में काम तो कर रहे हैं, उनका इसका फ़ायदा जरूर वस्त्र उद्योग पनपने से इससे महिलाओं को रोज़गार मिला है, लेकिन रोज़गार तो मिला है, लेकिन जितना इन्होंने काम किया उसके तुलना में इनका वेतन कम, उतना उनको लाभ नहीं मिल रहा है।
अमेरिका और यूरोप में वस्त्र उद्योग की बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारतीय निर्यातकों को वस्तुओं की आपूर्ति के लिए आर्डर देती हैं। विश्वव्यापी नेटवर्क से युक्त बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां लाभ को अधिकतम प्राप्त करने के लिए सबसे सस्ती वस्तुएं खोजती हैं। इन बड़े ऑर्डरों को प्राप्त करने के लिए भारतीय वस्त्र निर्यातक अपनी लागत कम करने के लिए कड़ी कोशिश करते हैं। चूँकि कच्चे माल पर लागत में कटौती नहीं की जा सकती, इसलिए नियोक्ता श्रम लागत में कटौती करने की कोशिश करते हैं। जहां पहले कारखाने श्रमिकों को अस्थायी आधार पर रोजगार देते थे, वहीं वे अब अस्थायी रोजगार देते हैं ताकि श्रमिकों को वर्ष भर वेतन नहीं देना पड़ता है। श्रमिकों को बहुत लंबे कार्य घंटों पर तक काम करना पड़ता है और अत्यधिक मांग की अवधि में नियमित रूप से रात में भी काम करना पड़ता है। मजदूरी काफ़ी कम होती है और श्रमिक अपनी रोजी रोटी के लिए अतिरिक्त समय में भी काम करने के लिए विवश हो जाते हैं। अब वो कह रहे हैं कि भाई देखिए, वस्त्र उद्योग का उदाहरण दिया कि भाई कच्चा माल का तो रेट फिक्स है, तो जो मैन्युफैक्चरर है, जो उत्पादक, वो करता क्या है, वो उसको लगता है कि विदेशी कंपनियां भारत से भी सामान मंगा रही हैं कि हमको इतना सामान भेजिए, आप वही बना करके वो ब्रांड ला के बेचेंगे वहाँ पे। तो उनको कहना है कि वो करते क्या है, इससे रोज़गार के अवसर, जो अस्थाई रोज़गार का अवसर है, वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनको पता है यही एक ऐसा जगह है जहाँ पर अस्थाई श्रमिकों से काम करवा करके हम कम लागत में सामान को बना सकते हैं और विदेशों में निर्यात कर सकते हैं। कपड़ा श्रमिक, एक उदाहरण दिया है। 35 वर्षीय सुशीला ने दिल्ली के एक वस्त्र निर्यातक के उद्योग में एक श्रमिक के रूप में कई वर्षों तक काम किया। जब वो एक अस्थायी श्रमिक के रूप में नियुक्त थी तो स्वास्थ्य बीमा, भविष्य निधि एवं अतिरिक्त समय में कार्य करने के लिए दोगुनी मजदूरी की अधिकार थी। जब 1990 के दशक में अंतिम वर्षों में सुशीला की फैक्ट्री बंद हो गई तो वह 6 माह तक रोजगार की तलाश करने के बाद अंततः उसे अपने घर से 30 किलोमीटर की दूरी पर एक रोजगार मिला। कई वर्षों तक वो इस फैक्ट्री में काम करने के बावजूद वह एक अस्थायी श्रमिक है और पहले की तुलना में आधे से भी काम करती है। अब देखिए, वही दिखा रहा है कि पहले इसको क्या था कि एक अस्थायी करता है, स्वास्थ्य बीमा कवर था, भविष्य निधि मिलती थी, अधिक समय में काम करने पर दूना वेतन में। लेकिन अब क्या हुआ कि इसके वस्त्र उद्योग को नुकसान होने से, बंद होने से उसका नुकसान क्या हो गया कि यहाँ पे जब अब वो काम कर रही है तो उसकी तुलना में केवल आधे से कम पैसे भी मिल रही है और साथ ही साथ जो है इसका वर्किंग आवर भी बढ़ गया है और उसका कोई लाभ भी इसको नहीं मिला। वह सप्ताह के 7 दिन सुबह 7 बजे 30 बजे से घर से निकलती है और शाम 10 बजे वापस आती है। एक दिन काम नहीं मिलने का अर्थ है कि उस दिन की मजदूरी उसको नहीं मिलना, उसे अब कोई अन्य लाभ नहीं मिलता है जो पहले मिलता था। इसके घर के समीप की फैक्ट्रियों को काफ़ी अस्थिर ऑर्डर मिलते हैं और इसलिए वे कम वेतन भी देती हैं। अब वो कहते हैं कंपनियों को भाई निश्चित नहीं है कि वो बता दे कंपनियां कि भाई हमको जो है 10,000 ये रुपए के या ये 10 लाख रुपए का सामान फिक्स है कि विदेशी कंपनियों को हमेशा जाएगा। विदेशी कंपनियों की डिमांड भी जो है वर्ल्ड लेवल पर घट बढ़ रही है। तो जब वो घट बढ़ रही है तो वो जब ज़रूरत पड़ती है उतना डिमांड करेंगे। तो जब उतना ही डिमांड करेंगे तो जो वस्तु उत्पादक इंडिया का है उसको भी तो पता है ना कि भाई हमारा फ्लक्चुएशन है, हम एक साथ सब सामान को, तब उसी साथ फ्लक्चुएशन के हिसाब से क्या करता है, उस श्रमिकों को भी अस्थायी तौर पर रखना शुरू कर देता है। वो उसी का उदाहरण दे रहा है क्योंकि उसको भी पता है कि हमारा मतलब कि ऑर्डर फिक्स नहीं कि इतना ऑर्डर हमको हमेशा देना ही पड़ेगा, वो भी अस्थिर है। न्यायसंगत वैश्वीकरण के लिए संगत उपयुक्त प्रमाण यह संकेत करते हैं कि वैश्वीकरण सभी के लिए लाभप्रद नहीं रहा है। अब उसका निष्कर्ष निकाले जिसको आप उसके स्वयं समझ सकते हैं। शिक्षित, कुशल और संपन्न लोगों के वैश्वीकरण से मिले नए अवसरों का सर्वोत्तम उपयोग किया है। दूसरी ओर अनेक लोगों को लाभ में हिस्सा नहीं मिला है। चूँकि वैश्वीकरण अब एक सच्चाई है तो वैश्वीकरण को अधिक न्यायसंगत कैसे बनाया जा सकता है। न्यायसंगत वैश्वीकरण सभी के लिए अवसर प्रदान करेगा। यह सुनिश्चित भी करेगा कि वैश्वीकरण के लाभों में सबकी बेहतर हिस्सेदारी। वही कह रहा है कि वैश्वीकरण में जहाँ पर कि क्या कहते हैं कि असमान लाभ और हानि हो रहा है तो उसको कैसे न्यायसंगत बनाया जाए कि जिससे सबको लाभ मिल सके, वो उसी की चर्चा कर रहा है।
सरकार इसे संभव बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसकी नीतियों को केवल धनी और प्रभावशाली लोगों को ही नहीं बल्कि देश के सभी लोगों के हितों का संरक्षण करना चाहिए। आपने सरकार द्वारा किए जाने वाले कुछ उपायों के बारे में पढ़ा, जैसे सरकार ये सुनिश्चित कर सकती है कि श्रमिक कानूनों का उचित कार्यान्वयन हो और श्रमिकों को अपने अधिकार मिले। यह छोटे उत्पादकों को कार्य निष्पादन में सुधार के लिए उस समय तक के लिए मदद कर सकती है जब तक कि वे प्रतिस्पर्धा के लिए सक्षम न हो सके। यदि जरूरी हुआ तो सरकार व्यापार और निवेश अवरोधकों का उपयोग कर सकती है। यह न्यायसंगत नियमों के लिए विश्व व्यापार संगठन के समझौते भी कर सकती है। विश्व व्यापार संगठन में केवल विकसित देशों के वर्चस्व के विरुद्ध समान हितों वाले विकासशील देशों को मिलकर के लड़ना पड़ेगा। विगत कुछ वर्षों में बड़े अभियानों और जन संगठनों के प्रतिनिधियों ने विश्व व्यापार संगठन के व्यापार और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों को प्रभावित किया है। यह प्रदर्शित करता है कि जनता भी न्यायसंगत वैश्वीकरण के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। वो ये कह रहे हैं कि हमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सभी नियमों के अगर सभी देश नहीं मान रहे हैं तो हम ये नहीं कहते कि उसको मानिए मत, उनको भी मानिए, लेकिन उनसे कुछ अपनी मांगों को करिए कि भाई प्रतिस्पर्धा में के कारण क्या है, जो लोग औद्योगिक या तकनीकी रूप से पिछड़े वो पीछे होते जा रहे हैं, बेरोजगार की समस्या पैदा हो जा रही है, वो प्रतिस्पर्धा में नहीं आ पा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को सरकार के तरफ से भी सुविधाएँ दी जानी चाहिए और नियम कानून में भी कुछ छूट दिया जाना चाहिए। और दूसरी तरफ सरकार को भी ऐसा नियम बनाना चाहिए कि जो लोग इन कारणों से बेरोज़गार हो रहे हैं उनको रोज़गार, कंपनियों के लिए भी कुछ नियम बना दें कि आपको कम से कम इतना तो करना ही है। ऐसा नहीं कि एक दिन के लिए नौकरी दिए, 5 दिन के लिए गायब, 2 दिन के लिए दिए, 10 दिन गायब। कुछ न कुछ ऐसी की जगह सेवा शर्तें डाल देगा जिसके लिए कोई कंपनी पे बाध्य हो जाएगी। तो इससे क्या है, इस वैश्वीकरण का लाभ जो हानि के रूप में बदल रहा है वो लाभ के रूप में शनै शनै बदलता जाएगा। देखिए ये भी कहता है WTO के खिलाफ प्रदर्शन 2005 में हांगकांग में दिखा रहा है। इसका मतलब है कि WTO ने जो भी नियम कानून बनाया है उसमें कहीं न कहीं जो है लूपहोल है, तो वही इसी लेकर WTO पर साइन किसने मान किया, लेकिन उसको लगता है कि इनकी नीतियों से कहीं न कहीं से प्रभावित हो रहे हैं, तो उनका प्रदर्शन दिखाई दे रहा है कि मतलब ऐसा नहीं कि जो WTO ने बना लिया वो 100% फुल प्रूफ है। अब सारांश को हम देख लेते हैं, यहीं पर समापन हो जाता है। यही जो है पूरे का निचोड़ है जिसको कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इस अध्याय में हमने वैश्वीकरण की वर्तमान अवस्था का अध्ययन किया है। वैश्वीकरण के विभिन्न देशों के बीच तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है। विभिन्न देशों के बीच तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया, देखिए इसका फ़ायदा क्या है, ये अधिकाधिक विदेशी निवेश और विदेश व्यापार के द्वारा संभव हो रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। अधिक से अधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियां विश्व के उन स्थानों को खोज कर रही हैं जो उनके उत्पादन के लिए ज़्यादा सस्ते हों। परिणामतः उत्पादन कार्य जटिल ढंग से संगठित किया जा रहा है। देशों के बीच उत्पादन की संगठित करने में प्रौद्योगिकी, विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक बड़ी भूमिका निभाई है। साथ ही व्यापार और निवेश के उदारीकरण ने व्यापार और निवेश और उद्योगों को हटाकर वैश्वीकरण को सुगम बनाया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व व्यापार संगठन ने व्यापार और निवेश के लिए उदारीकरण के लिए विकासशील देशों पर दबाव डाला है, जबकि वैश्वीकरण से धनी उपभोक्ता और कुशल, शिक्षित एवं धनिक उत्पादक ही लाभान्वित हुए, परंतु बढ़ती प्रतिस्पर्धा से अब देखिए मूल सारांश यही पर छोटे उत्पादक और श्रमिक प्रभावित हुए हैं। वो उन्हीं के उपाय की बात कर रहे हैं। न्यायसंगत वैश्वीकरण सभी के लिए अवसरों को सुदृढ़ करेगा और ये भी सुनिश्चित करेगा कि वैश्वीकरण के लाभों में सभी को बेहतर लाभ। अब वो कह रहा है कि वैश्वीकरण न्यायसंगत तभी होगा जबकि सबको बराबर उसका लाभ मिले, जो कि अभी नहीं मिल रहा है। तो वो सब चीज़ों की चर्चा करने के बाद कि वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण के फ़ायदे क्या हैं, एकीकरण तो कर रहा है, लेकिन कई जगहों पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की शर्तों के कारण या स्थानीय सरकार
पर जो प्रतिबंध लगा हुआ है उनके कारण जो है स्थानीय उद्योग तेज़ी से पिछड़ रहे हैं और वहाँ पर बेरोजगारी पैदा हो रही है। तो सरकार वही कह रही है कि WTO से कि भैया कुछ सालों के लिए हमें कुछ शर्तों के अधीन छूट दीजिए, जिससे कि हम उनको उस लेवल पर लाने में सक्षम हो सकें, जिससे कि वो वैश्वीकरण न्यायसंगत प्रतीत हो। ठीक है, तो आपने देखा कि चूँकि चैप्टर बहुत लंबा था, हर चीज़ को मैं पढ़ाऊँगा तो टॉपिक बहुत लंबा हो जा रहा है, तो फिर भी मैंने वैश्वीकरण को अपने तरीके से शुरुआती दौर में ही समझा दिया था। बाद में चीज़ों को मैंने बहुत तेज़ी से इससे पढ़ा है, क्योंकि उसका जो ब्रीफ था वो पहले मैंने बता दिया और सारांश में तो NCERT ने किया उसको भी मैंने समझा दिया। अगले वीडियो में मैं अगले नए टॉपिक के साथ आपके सामने आऊँगा। टिल देन बाय बाय।